गॉड, मैं तो बोल ही रही हूँ आजकल के बच्चों का भाई। हेलो एवरीवन। अरे बच्चे नहीं आए आज, पलक नहीं आई है। ग्रुप पे डलवाती हूँ कि बायो की है। फिर उसको बायो का कर दो, बायो क्लास है, मैसेज कर दो ग्रुप पे। हो गया, दे दी अपडेट। अब रख दे फोन। बताओ भाई। ईशानवी ने मुझे दो क्वेश्चंस भेजे थे डाउट्स के। ईशानवी, लास्ट में क्लास के हम लोग वो डिस्कस करते हैं। एक आध क्वेश्चन मुझे भी एक्स्ट्रा करवाना है आपको जेनेटिक्स का आज, ठीक है? वो हम लोग डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। आज हम लोग अपना बायोटेक्नोलॉजी जो है खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीक हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो खत्म करेंगे। मतलब फिर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स वाला टॉपिक करेंगे इस तरह से। लास्ट में आपकी सिर्फ 2 यूनिट बचनी चाहिए अगस्त लास्ट वीक तक। मतलब 2 यूनिट्स बाय 25 ऑगस्ट सिर्फ 2 यूनिट्स रहेंगी और बाकी यूनिट्स मैं करवा दूंगी। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, वॉज नॉट यू, आप भी आ जाया करो, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, जितने बच्चे पढ़े उतना अच्छा। ठीक है कि एक क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा। पंखा ऑन करवा दूं ना कभी भी? कब क्या? फिर पंखा चला दो गर्मी। क्या कब? अच्छा अब जा रही हो तो ऑनलाइन तो ले ही लेंगी मैडम। अच्छा 2 घंटे में मुझसे 4-6 घंटे क्लास लेती हूँ। और आज की क्लास आपकी 5 बजे ही खत्म होगी, फिजिक्स की है 5 to 7, 7 to 8 सभी का फिर टेस्ट ऑनलाइन। कब तक है? तो फिर कब दोगे टेस्ट, ये खुद से बता दो सभी। कल ले लूँ टेस्ट सभी का? ऑनलाइन वाले एटलीस्ट थम्स अप कर दो, कल कितने बजे लूँ खुद से टाइम बताओ। कल तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास होती है 3। रख दे, मैं रख लूंगी नहीं से, ये मेरे पास आएगा नहीं अब। बताओ, इसीलिए नहीं आती है बायो की क्लास में, मुझे लग रहा है मैं बोलती रहती हूँ ना। नहीं, स्क्रीन तो बंद कर लो बेटा। तो कल तुम्हारी 3 से 5 केमिस्ट्री की क्लास होती है, 12 बजे ले लूँ, 12 से 1 1 घंटे का है। नहीं, मैं घर से ना, मैं ऐसा करूंगी या तो 10 बजे सुबह दे दो, ठीक है? मैं खुद से ऑनलाइन ज्वाइन कर लूंगी ताकि सब जो भी घर पे है, आप भी चाहो तो दे सकते हो, उसका है बायोटेक नहीं जेनेटिक्स का है, यू कैन जस्ट ट्राई। मैं भी खुद से ऑनलाइन ज्वाइन कर लूंगी अपने घर पे। जो भी तुम लोग भी घर पे ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना, कैमरा ऑन करना, गूगल फॉर्म फिल करना, टेस्ट कंप्लीट कर देना। बताओ 10 बजे। मेरे को भरोसा नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि, अरे बट फिर भी मैं, तुम अपने पे करो। बट स्टिल आई वांट कि बताओ फिर अपने आप करके भेजती रहूंगी। चलो फिर ठीक है, मैं आज 7 बजे भेज देती हूँ, रात के 10 बजे तक भेज देना सब। ठीक है? आपको भी, सभी को मैं, आप भी कर लो यार, ऐसे के बाद प्रैक्टिस जितनी करो उतनी कम है। सभी को 7 बजे मैं गूगल फॉर्म भेज दूंगी, नाम लिख के अपना सब लोग मुझे भेज देना, ठीक है? टेस्ट। हाँ मुझे लग नहीं रहा है उमरा का। बाकी ईशानवी ने ऐसे ऐसे थम्स अप कर दिया, बाकी नहीं कर रहे। हर्षप्रीत आया है, ठीक है? हर्षप्रीत कह रहा मैम मैं भेज दूंगा, इसने भेजा नहीं मुझे टेस्ट। चलिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में डिस्कस किया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो होता है जिसमें दो या उससे ज्यादा जो है ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने किया कि अगर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी, ये जो हम कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसके अंदर, पहली बात तो जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है जिस ऑर्गेनिज्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं। ये करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास बेटा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी, जिसको नहीं आया समझ वो मुझे दोबारा बता सकता है, मैं दोबारा पढ़ा दूंगी, बुरी। बस उसके लिए हूँ, क्योंकि मेरे को भाई लड़की बताओ, इसको तो ऐसे झूठ बोल के बुलाना पड़ेगा कि केमिस्ट्री की क्लास है तभी आया करेगी। इसको ऐसे झूठ बोल के बुलाना पड़ेगा उमरा को। बेसिकली केमिस्ट्री की क्लास में ये फिजिक्स की क्लास में आती है, ये हो सकता है ना? हाँ बोल रही है, और ये सब समझ भाई।
आजकल वैसे ही पॉलिसी अभी इसने घर जाके ऐसे सोचा कि या मैम के साथ ऐसा सोचा भाई बच्चों की बददुआ लगती है, मैं कुछ नहीं कहती बच्चों को। और आजकल तो बच्चे ना डांट करते हैं ऑनलाइन, अरे तुम्हें पता है मेरी एक टीचर है ऐसे ऐसे, फिर हाँ तो फिर ऐसे करते हैं बच्चे, ये हमारी टीचर है वो ऐसा करती है वो ऐसा करती है, ऐसा मतलब फोन लेके शुरू हो जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगी, मैं डी फेमस हो जाऊंगी। तो ठीक है भाई, नहीं लेनी मत लो, और यही। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जरूरत होती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी हमने पढ़े थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस कट कर रहा है, एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है यहाँ पे कि वो मिड में कट करता है, ठीक है, स्टिकी एंड बना के देता है। स्टिकी एंड का काम होता है कि वो इजीली लाइगेज हो जाता है, चिपक जाता है। जब भी हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हैं तो वी मेक श्योर कि जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में इशिता बनाई थी, इशिता का डीएनए लिया था हमने, ठीक है, आज भी हम इशिता बना लेते हैं। छोड़ो। तो इशिता बनाई थी हम लोगों ने कि हमने इशिता का यहाँ पे जीन लिया है इंसुलिन की। तो इशिता की जब हमने इंसुलिन की जीन ली, और अगर हमने यहाँ पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ये क्रोमोसोमल डीएनए होता है और उसका प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड को और इशिता की जीन को हम दोनों को ही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। और ऐसा क्यों करते हैं हम, ताकि वो स्टिकी एंड और वो इजीली जो है आपस में क्या हो जाए, अटैच हो जाए। वी मेक श्योर अबाउट इट, ठीक है, ये हम लोग करते हैं, दैट वी हैव डिस्कस। दूसरा हमने पढ़ा था कि और क्या चाहिए होते हैं, वेक्टर चाहिए होते हैं। वेक्टर जैसे कि या तो प्लाज्मिड हो सकता है वेक्टर जो बैक्टीरिया में मिलता है, या हमने पढ़ा था कि वायरस को एज अ वेक्टर यूज किया जाता है, या लाइपोसोम्स को, ठीक है। वायरस को, इवन रेट्रो वायरस को यूज किया जाता है एज अ वेक्टर। जीन थेरेपी जो है ना, जो आज हमारा टॉपिक है, जीन थेरेपी में रेट्रो वायरस को यूज किया जाता है एज अ वेक्टर। और यही एक कारण है कि उन्होंने रेट्रो वायरस को एज वेक्टर यूज किया था। तो पहले जिस पे जीन थेरेपी हुई थी बच्ची पे, वो तो जिंदा, वो सर्वाइव कर गई थी। उसके कई कुछ सालों बाद 4 बच्चे जो है बिकॉज रेट्रो वायरस यूज किया था जीन थेरेपी में, उनको ल्यूकीमिया हो गया था, कैंसर, ब्लड कैंसर डेवलप हो गया था और उनकी डेथ हो गई थी। तो ये हमको आज पढ़ना है कि ओके, वायरस या रेट्रोवायरस, स्पेशली वायरसेस में भी रेट्रोवायरस वी यूज एज अ वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है कि भाई जो एक जगह से दूसरी चीज पहुंचा रहा है ना, कि भाई डीएनए यहाँ पे है, ये इशिता वाली जीन इसमें एंटर हो गई, ठीक है, वो बैक्टीरिया के अंदर चली जाएगी और वो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। डीएनए मल्टीप्लाई होगा, एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए के बाद हमारा जो भी हमें प्रोटीन चाहिए होता है वो बनेगा। दैट वी हैव डिस्कस्ड। उसके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन, और फिर एम्पलीफाई भी तो करना होता है हमें। एम्पलीफाई हम लोग किससे करते हैं, पीसीआर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब जो लास्ट क्लास हमारी खत्म हुई थी, हाँ आ रही हो, एम्पलीफाई नहीं करते, उससे तो हम सेपरेट करते हैं, चेक करते हैं कि आपका जो बैंड्स है वो कट हुआ है डीएनए या नहीं कट हुआ है, या कौन सा कितना साइज है, ये सब चेक करते हैं। एम्पलीफाई नहीं, पीसीआर की बात करते हैं, ट्राई करने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस का पार्ट है ना, वो एक स्पेशल टेक्निक नहीं है, वो इसी का पार्ट है। मैंने आपको ये भी तो बताया था कि अगर हम लोग डीएनए में करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एगरोज। और जब अगर हम प्रोटीन में करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड। लिखा था हमने कि पेज, भाई प्रोटीन में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्या बोलते हैं, पेज, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या तो हमने तो पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ, दिखाया था ये मैंने। यार ऑनलाइन वालों, तुमको दिखता है क्या, ये क्लियर है, आवाज क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये नहीं दिखता, बताओ ना, फिर मैं इसको ठीक कर दूंगी, वो कैमरा का फोकस ठीक हो जाएगा। बता दो, सब दिखता है ना तुम लोग को। ये बच्चे कह रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन में तो हमें समझ ही नहीं आता, बताओ, ऐसा तो नहीं है ना। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास, अब हम जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास खत्म की थी, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीसीआर को। पीसीआर माने कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं दैट वी वर डिस्कसिंग, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। जो आपका डीनेचुरेशन होता है ना, ये होता है लगभग 90 to 95 डिग्री सेल्सियस पर।
डीनेचुरेशन, डीनेचर, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि हमारा, अगर मैं ह्यूमन डीएनए को कॉपी कर रही हूँ, वेरी कॉमन जो किया जाता है, तो हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, इस फॉर्म में होता है, हेलिकल फॉर्म में यूं। तो हम इसको सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? ऊपर मत देखो, इधर देखो मैडम, सीधे हो जाए, यहाँ बैठना फिर। मतलब क्यों बैठे हो फिर आप वहाँ? आपको कंफर्टेबल है, आप भी सीधे तो बैठिए वहाँ, मुझे बोल, हाँ बैठ जा बेटा, आगे बैठो। क्यों बैठना है सहेली के साथ? नहीं, सखी के साथ नहीं बैठना अपनी, आगे बैठो यहाँ। तो उसको सीधा करो चेयर को, फिर नहीं तो आपकी करो जल्दी करो। कर रहे थे बातें। चलो नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही क्लास खत्म होगी आप मुझे बोलोगे कि मैम क्लास ओवर हो गई, हमको वो भेज दो, कॉल करो या मैसेज करो, देख लो मैंने टेस्ट, ये देखो, तो आप उसके, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, याद दिला देना। मुझे पता नहीं है ना कि आपकी क्लास कब, जब भी होगी जस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी कि मैम भेज दो, बनाया हुआ है आपका टेस्ट। तो डीनेचुरेशन पे आते हैं। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि आपको हाई टेम्परेचर पे, हमारी जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था, जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था, तो डबल हेलिकल जो है वो हो जाता है, अनवाइंड हो जाता है उम्रा। तो किसकी वजह से होता है उम्रा? यस, हेलिकेस की वजह से। हेलिकेस एंजाइम जो होता है ना, हेलिकेस एंजाइम जो होता है ना, वो अनवाइंडिंग करता है। अब यहाँ पे हम ऐसे कैसे हेलिकेस भेजें या क्या करें? तो हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे? डीनेचुरेशन, मतलब डी सॉरी हाई टेम्परेचर की डीनेचुरेशन, जो ये अनवाइंडिंग है ना, कि आपकी टेम्पलेट जो ये दोनों स्ट्रैंड्स है वो अलग अलग हो जाए, ये हम लोग किसमें यूज करते हैं भाई? यहाँ पे हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होगा, आपकी डीएनए की स्ट्रैंड इस तरह से अलग अलग हो जाएगी। सेकेंड, रेप्लिकेशन के टाइम में हमने पढ़ा भी था कि कौन सा आरएनए प्राइमर ऐड हो जाता है दोनों स्ट्रैंड्स पे, और फिर डीएनए पॉलीमरेज आके क्या करता है? और डीएनए पॉलीमरेज को कौन सा एंड फ्री चाहिए होता है, कोई बता सकता है? 3 प्राइम ओएच, है ना, कि 3 प्राइम ओएच फ्री चाहिए होता है, वहां आके फिर डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करता है, बनाने लगता है। ठीक है, तो यहां पर भी हम खुद से 2 प्राइमर्स देते हैं। एक, देखिए ये वाला जो प्राइमर होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्राइमर, और ये वाला जो प्राइमर होता है उसको बोलते हैं रिवर्स प्राइमर। देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स, क्योंकि आजकल आप खुद से प्राइमर बना सकते हो। मुझे बस डालने की जरूरत है कि जैसे मुझे इशिता की एक इंसुलिन की जीन है, लेट्स से SLC30A8, ये एक जीन का नाम है जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होती है, मुझे उसको कॉपी करना है। ठीक है, तो मैं बस गूगल पे जाऊंगी, देयर इज अ साइट प्राइमर एक्स करके, बहुत सारी हैं जिसपे आप जीन का नाम डालोगे और वो आपको पूरी सीक्वेंस दे देगा। ऐसे बहुत सारी जीन है, SLC30A8 एक जीन है, एक और जीन है हमारे बॉडी में WFS1, एक और जीन है ऐसे JEZF1, लॉट ऑफ जीन है, ये सारे उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंसुलिन वाले में काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हटा दो ये। तो अभी इट्स वेरी इजी, आप वेबसाइट पे जाओगे, अब वहां पे सीक्वेंस देखोगे और आप प्राइमर खुद से चूज करोगे कि मुझे ये वाला इतना ये सीक्वेंस का प्राइमर बनाना है। आप कंपनी में ऑर्डर दोगे और आपके पास प्राइमर बन के आ जाएगा। तो हमारा प्राइमर आ गया इस तरह से बन के। एनीलिंग में क्या होता है? एनीलिंग में आपका एक्चुअली में प्राइमर जो है ना वो अटैच हो जाता है डीएनए से। ठीक है, अब वो अटैच हो गया, बन गया। सो ये इसका जो टेम्परेचर होता है ना 60 to 65 डिग्री सेल्सियस होता है, और एक्सटेंशन का वैसे 72 डिग्री सेल्सियस होता है, बट हम रेंज हम 70 to 75 यहाँ पे लिख लेते हैं, बट जनरली 72 डिग्री सेल्सियस। तो एनेलिंग में ये प्राइमर्स अटैच हो गए, एक्सटेंशन में यहाँ पे जो पॉलीमरेज है वो पड़ेगा यहाँ पे बेस पे, और न्यूक्लियोटाइड जो भी है और वो लगा देगा इस तरह से। ठीक है, वो एक्सटेंशन में, और आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, और एक साइकिल के बाद आपको कितने स्ट्रैंड्स मिलेंगे? 4, 2 थे 4 मिल जाएंगे। अगर मैंने अभी बोला कि हम जैसे जो नाम उमरा ने अभी लिया था डीएनए पॉलीमरेज का, डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअली में करता क्या है? उसका काम है कि भाई न्यूक्लियोटाइड को या बेस पेयर को रीड करना और उसके जो भी ऑपोजिट है वो वहां पे लगाना। तो यहाँ पे भी हम डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं। कौन सा पॉलीमरेज यूज करते हैं अनुष्का हम लोग यहाँ?
कौन बताएगा कौन सा पॉलीमरेज यूज करते हैं? लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। तो पीसीआर में टैक जो लिया था कौन से बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है? थर्मस एक्वेटिकस। कि हम लोग थर्मस एक्वेटिकस से ये जो बैक्टीरिया है इससे हम लोग वहां से आ रही है बस। थर्मस एक्वेटिकस इसका जो डीएनए पॉलीमरेज है ना हम लोग वो निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में सरवाइव कर पाता है बहुत इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर है ना, इसीलिए ये वाला टैग पॉलीमरेज हम लोग पीसीआर में यूज करते हैं। आगे कर लो अपनी शेयर, कर ले आगे। क्या कंफर्टेबल हो? भाई जो भी कंफर्टेबल नहीं है बता दो। याद है हम लोगों ने ऐसे कलेक्टिंग ट्यूब ली थी लास्ट क्लास में हम लोग। इस ये हमारी पीसीआर ट्यूब है जो पीसीआर मशीन में डालेंगे। तो आप इस पीसीआर ट्यूब में क्या क्या डालोगे? सबसे पहले तो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, मैं यहाँ पे इशिता की जीन लिख नहीं रही हूँ बट वही इशिता वाली जीन हम लोगों ने यहाँ डाल दी डीएनए निकाल के। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या डालेंगे? प्राइमर्स डालेंगे। और क्या डालेंगे? टैग पॉलीमरेज डालेंगे। और क्या डालेंगे यहाँ पे भाई आपके हिसाब से? और एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे कहा, मान लो यहाँ ए था, यहाँ पे टी लग गया, यहाँ जी था, यहाँ सी लग गया, तो ये कौन बना रहा है? यहाँ पे थोड़ी ना, पीसीआर मशीन में थोड़ी ना कोई बनाएगा, हमको ये न्यूक्लियोटाइड्स देने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड करते हैं जब हम एक्चुअली में पीसीआर करते हैं। किसी को स्कूल में करवाया है पीसीआर? आजकल तो स्कूल वाले ना ऐसे ट्रिप पे लेके जाते हैं लैब्स में या कहीं और, कि वहां पे उनको दिखाते हैं कि पीसीआर ऐसे होता है। ये किसी को भी नहीं, ऑनलाइन भी किसी को नहीं करवाया। छोटी इतनी सी ट्यूब होती है एक्चुअली में, सिर्फ इतनी सी, उसमें हम ये सब करते हैं, ये सब डाल के करते हैं। तो ये आपका पीसीआर हो गया। पीसीआर में बेसिकली एम्पलीफाई करते हैं। नाउ देयर इज वन मोर टॉपिक जिस ये हो गया, नोट कर लिया। जो हमें पढ़ना है, आप देखोगे अगर किसी ने लास्ट ईयर पेपर सॉल्व किए आईमेट के तो 2015 में आया है इससे क्वेश्चन, माइक्रो एरे। कंप्लीटली न्यू वर्ड, आई डोंट थिंक कि किसी बच्चे ने ये सुना होगा कि माइक्रो एरे क्या होता है। कर लिया ना, तो जरूरत ही नहीं है। क्या नाम है बता? अवनी। यार ऐसे बोलो, इतने सीरियस क्यों बैठे हो? कौन सी क्लास में हो? या अभी होगी आपकी 12th हो गई? कब हुई? क्या था कैंसिल? नहीं आपने यूपी? आई नो आपको अभी ऐसा लगता होगा पता नहीं क्या हो रहा है मिड में। आ रहे तुम? मैडम तो है ही यहाँ पर 6 बजे तक। तो धीरे हो गया, नोट कर लिया क्या? ऑनलाइन वाले भेज दो, व्हाट्सएप कर दो। हमें पहले शानवी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक मुझे करवाना है, वो करेंगे, फिर आपके भी कर लेंगे। गलत? आप अभी आए हो क्या? वही तो, कुछ बच्चों को बड़ा दुख हो गया। जनरली बच्चे खुश होते हैं मैं क्लास लेती हूँ, तो पहली बार आज ऐसा था। भाई आप आ गए। डन? डन, सभी ने नोट कर लिया? मतलब ठीक है, तुम थोड़ा सा लपेट लो, लपेट लूंगी मैं, फेंक लो, बट इतना तो नहीं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है माइक्रो एरे। नाउ व्हाट इज दिस माइक्रो एरे भाई? देखो, तो कोई भी हमने पर्सन्स लिए ए एंड बी, ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि ए जो है नॉर्मल हेल्दी है, बढ़िया एकदम, और बी बेचारे को कैंसर हो गया, लेट्स से। तो मुझे ये जानना है कि इन दोनों में कौन सी ऐसी जीन है जो डिफरेंट, मतलब डिफरेंटली वर्क कर रही है, या कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो बी में नहीं बन रहा है या ए में बन रहा है, या वाइस वर्सा कि ए में नहीं बन रहा और कैंसर जिसको है उसमें बन रहा है।
अगर आप एक एक करके पीसीआर से सोच के देखो, पीसीआर का काम एम्पलीफाई करने का है, तो अगर मैं एक एक करके पूरा उसका डीएनए निकालू ए और बी दोनों का, फिर मैं उसे कट करूं, फिर मैं उसको भाई उसका आरएनए बनाए या फिर हम उसको देखे एक्सप्रेस करके, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम हर एक जीन का अगर आप करोगे। तो माइक्रो एरे क्या करता है, 1000 10,000 सेगमेंट्स या सीक्वेंस एक साथ आप एनालाइज कर सकते हो, एक साथ पे आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली माइक्रो एरे में ना क्या होगा, एक इस तरह की आपकी ऐसे बॉक्स कह लो या तो शीट काइंड ऑफ होती है, उसमें ऐसे 1000 ये बॉक्सेस ऐसे प्रेजेंट होते हैं, पॉट्स कह लो, ठीक है, इस तरह के। हर एक जो ये बॉक्स होता है ना, इसके अंदर आपको ना आपने ऑलरेडी ऐड कर दिया है प्रोब। इसको हमने बोला कि हमने हर एक बॉक्स में एक प्रोब ऐड कर दिया है। प्रोब का मतलब यहाँ पे वो है कि आपको पता है ये जो प्रोब है इसकी सीक्वेंस, लेट से मुझे पता है इट इज सी 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 सी, इस वाले में कुछ और है, इस वाले में कुछ और है, एक्सेट्रा। मैंने बहुत सारे प्रोब ऐड कर दिया और वो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। आप इसे कंप्यूटर में भी पूरी प्रॉपर ऐसे मशीन्स आती है, यू डोंट हैव टू रीड वन बाय वन या एक एक करके नहीं करते, आपको बस कंप्यूटर में प्रॉपर मशीन में कमांड देनी होती है और वो अपने आप ऐड हो जाता है प्रोब, ठीक है। आपने ऐड कर दिया। अब मैंने क्या किया, मुझे क्या चेक करना है कि किसमें कौन सा प्रोटीन बन रहा है, वही तो चेक करना है ना कि भाई सॉरी कि हाँ कौन सा प्रोटीन बन रहा है, कौन सी जीन जो है एक्सप्रेस कर रही है। तो आप यहाँ पे डीएनए तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि डीएनए में तो इंट्रॉन्स भी होते हैं और आपको कैसे पता कौन से एक्सप्रेस कर रहा है या कौन सा नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूंगी, इस ए पर्सन के भी सेल्स ले लिए, उसको मैंने ग्रो किया लैब में, बी पर्सन के भी सेल्स ले लिए, उसको मैंने ग्रो किया लैब में। इनके जो है ना बहुत सारे मैंने एमआरएनए ले लिया। कोई मुझे बोल सकता है कि मुझे तो ये चेक करना है कि प्रोटीन बनना चाहिए ना, प्रोटीन बन रहा है या नहीं बन रहा, तो व्हाई डिड वी टेक एमआरएनए, मैं पूछ रही हूँ। क्योंकि हमें पता है गुड कि अगर किसी का एमआरएनए बन रहा है तो मतलब उसके बाद प्रोटीन ही तो बनेगा। सो अगर किसी का एमआरएनए बन रहा है तो इसका मतलब वो वाली सीक्वेंस जो है एक्सप्रेस कर रही है। रैदर देन पूरा डीएनए लो फिर उसको कट करो फिर ढूंढो, अननेसेसरी। अब सीधा एमआरएनए लो, हमको पता है कि भाई ये एक्सप्रेस कर रही होगी, बट ये तो हम लोग किस में कर रहे हैं, ये सब तो एक छोटी सी ट्यूब के अंदर हो रहा है, हमें दिख थोड़ी ना रहा है। तो मैंने क्या किया, इस एमआरएनए से माइक्रो एरे में काम डीएनए ही करता है। ये जो प्रोब है ना आपका, ये डीएनए प्रोब है, ठीक है। तो एमआरएनए से, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बनाया था, एमआरएनए से हम लोग क्या बनाएंगे अब, सीडीएनए। सीडीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है पलक, करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और यहाँ पे हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सेम यहाँ भी आरटी, रिवर्स ट्रांस काम कर रही हो। ये होता ही रहता है, मैं क्या करूं, सर को राम का नाम लो आगे बढ़ो। क्या है, ओ आई डिडंट नो, कर देंगे, मुझे कैसे पता होगा यार, सर ने तो स्टेटस भी नहीं लगाया हैप्पी बर्थडे टू मी करके। लोग लगाते हैं आजकल यार हैप्पी बर्थडे टू मी। तो क्या पढ़ा, प्रोब। तो ये है कि सीडीएनए आप लोगों ने बना लिया। अब ये जो सीडीएनए है ना बहुत सारी, अब ये तो एक ही है ना, इसको हमने एम्पलीफाई कर लिया पीसीआर की हेल्प से और हमें बहुत सारी ऐसे कॉपी मिल गई। तो लास्ट क्लास में याद है मैंने आपको बताया था कि हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर यूज नहीं करते, हम लोग वो एंटीबायोटिक सेलेक्टेबल मार्कर में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन यूज नहीं करते। हम लोग आजकल, क्योंकि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन के बड़े नुकसान थे, हम लोग क्या यूज करते हैं उसके बदले आजकल, फ्लोरोसेंट, वेरी गुड, फ्लोरोसेंट टैग। और ये भी हमने पढ़ा था कि जीएफपी, ग्रीन ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन हमें किससे मिलता है, जेलीफिश से, हवा में। हाँ जी, तो है ना, जीएफपी पढ़ा था, जीएसयू पढ़ा था, हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था थोड़ा सा आपके लिए।
पढ़ेंगे तो, ठीक है। सो सी डीएनए में हमने क्या किया, ये वाला जो ए हेल्दी वाला है इसमें मैंने येलो फ्लोरोसेंट टैग लगा दिया, ठीक है, और ये जो कैंसर वाला है इसमें मैंने ग्रीन फ्लोरोसेंट टैग लगा दिया, ठीक है। और अब मैंने ये यहाँ पे भाई यहाँ पे रिलीज कर दिए सारे डीएनए और इनको हाइब्रिड होने का टाइम दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन का, बाइंड करने का मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, टाइम दे दिया कि हाँ जी बाइंड कर लो। जो बाइंड नहीं किए होंगे उसको मैंने वॉश कर दिया, जो यहाँ पे इधर उधर हो सकता है कि जिसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ना प्रेजेंट हो तो वो बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जहां जहां पे आपको येलो मिल रहा होगा इसका मतलब वहां पे क्या है कि भाई हेल्दी वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ग्रीन कलर मिल रहा है तो कैंसर वाला एक्सप्रेस कर रहा है। और आपको फिर उससे ना सीक्वेंस पता लग जाएगी। कैसे पता लगेगी भाई, अगर मैंने यहाँ पे प्रोब, ये वाला जो प्रोब है इसकी सीक्वेंस मुझे पता है ATGCCC है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डीएनए बाइंड करेगा जिसकी सीक्वेंस TACGGG होगी, हाँ या ना, है ना। तो हमें इस तरह से सीक्वेंस पता लग जाएगी ना। अब वो सीक्वेंस हमारे पास ऑलरेडी है डिटेल कि कौन सी जीन की सीक्वेंस कौन सी है, हमें पता लग जाएगा कि कौन सी जीन जो है एक्सप्रेस कर रही है, इसको माइक्रो एरे बोलते हैं। और ये तो एक तरीका है कि जो हम यूज कर सकते हैं, जनरली डीएनए में भी यूज कर सकते हो कि आपको बस ये चेक करना है कि दो सेम, एक मैंने चूहे की जीन ले ली और एक मैंने किसी ह्यूमन की जीन ले ली, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैंने प्रोब जो है सब में सेम डाला है। प्रोब जो है, प्रोब देखो क्या है, प्रोब मतलब नॉन सीक्वेंस, मुझे उसकी सीक्वेंस ऑलरेडी पता है। तो प्रोब जो है ना मैंने सब में सेम डाला है। अगर ग्रीन और येलो दोनों कलर आ रहा है इसका मतलब है कि वो जीन माउस में भी एक्सप्रेस होती है और ह्यूमंस में भी एक्सप्रेस, दोनों में वो वर्क करती है, वही तो काम हुआ ना, इसका मतलब तो वही हुआ। तो माइक्रो एरे क्या करता है कि अगर आपको चेक करना है कि ये, या कई कंपैरिजन करना है दो लोगों के या दो ऑर्गेनिजम्स के जीनोम में, या आपको चेक करना है, सीक्वेंसिंग चेक करनी है, या आपको चेक करना है कौन सा एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं करना, ठीक है, कई सारों का एक साथ, तो देन वी यूज माइक्रो अरे। इट इज अ वेरी कॉमन टेक्निक जो इंडिया में हर जो लैब्स होती है, अगर आप मास्टर्स करोगे बच्चों को करवाया जाता है। ग्रेजुएशन में आई एम नॉट श्योर, कुछ कॉलेजेस में ग्रेजुएशन में भी कराते हैं, बट मास्टर्स जब आप करते हो तो करवाते ही करवाते हैं बच्चों। समझ आया थोड़ा सा इस पे? सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया है, आई एम नॉट श्योर, आई वाज चेकिंग द पेपर्स 2014 या 15 में, एक बार, उसके बाद कभी नहीं आया, बट एक बार आया है माइक्रो एरे पे क्वेश्चन, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये करो। एक सेकेंड, अंकिता का मैसेज आया मेरे पास, मैम मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ। सही है ना, फोन ही नहीं लग रहा अब इसका। मैडम अंकिता कह रही है कि वो क्लास नहीं ले पा रही है, उसको फोन करना। अंकिता, अंकिता को कॉल कर लो आप। आ गई क्या अंकिता क्लास में? नहीं है, है ना, हाँ। आई एम बिजी यार, पार्टी चल, पार्टी, केक वेक मिला तुम लोग को? आपको मिला? आपको इन लोगों को नहीं मिला? हाँ बच्चे बड़े कम आए हैं, गलत बात है। कौन कौन नहीं आया? छोड़ो बाद में देखेंगे। अरे मैंने जिसलिए फोन उठाया था वो तो देखा ही नहीं। हाँ भाई, अच्छा एक और चीज, जब आप नोट्स पढ़ोगे ना उसमें मैंने मेंशन की है अबाउट द डीएनए लैडर। हेलो, हेलो अंकिता, आपको आवाज आ रही है? हाँ क्या हुआ, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो? दोबारा भेजो एक बार, मैं तो बोलती हूँ। अंकिता आएगी, उसको देखना एक बार ऐड, अच्छा एक बार करो, मैंने बोल दिया। बोलो आप, और आप फोन कर लो रिसेप्शन पे ना शिवांगी मैम को, वो है, एक बार आप उनसे बात कर लो। मैं सेंड कर रही हूँ, ठीक है, आप उनसे बात
बातें करने लग जाते हो तुम, क्या चाहते हो? जा रही या नहीं आई आज? हाँ भाई, एक और चीज मुझे बताना था कि अभी जो ये बात कर रही थी ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सलोनी, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें पता है कि जो पीसीआर के जो आफ्टर पीसीआर या डीएनए सेगमेंट्स जो हमें देखने हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आप एक और चीज देख सकते हो इसमें कि कौन से डीएनए सेगमेंट का क्या साइज है। वो हमें कैसे पता लगता है? कि मैंने आपको बोला कि आपने रन किया तो एक आपका बैंड यहाँ पर आया है, एक आपका बैंड यहाँ आया है और एक आपका बैंड यहाँ आया है। लेट्स कॉल देम ए बी सी। हमको पता है ए जो है सबसे छोटा साइज इसमें किसका होगा? ऑफ कोर्स सी का। और सबसे बड़ा साइज किसका होगा? बी। बट एग्जैक्ट साइज क्या है वो कैसे पता लगेगा? तो जब भी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करते हैं ना, उसी के साथ में हम फर्स्ट वाले वेल में रन करते हैं डीएनए लैडर। अगर ये डीएनए का है, डीएनए लैडर क्या होता है? वो आप ऑर्डर करते हो कंपनी से और आपको पता होता है कि वो 50 बेस पेयर की है या 100 बेस पेयर की है। सारी कंपनीज है, आपको अभी पता नहीं है, बट देर आर लाइक बहुत सारी, बहुत ही नॉर्मल कंपनीज है, और कितनी सारी तो हैं बाहर से मंगाती हैं और लेबल मार्केटिंग वो करती है तो अपने नाम से बेच। बहुत वेंडर्स है, जब आप लैब में काम, बहुत प्रॉपर उनके पास वो होता है ना, मशीनरी का पूरा फिक्स्ड वो होता है, बनती है बहुत इजी। हाँ ये साइज है मॉलिक्यूलर उसमें। ठीक है, सो हमें यहाँ पे पता है। यहाँ पे क्या होगा, जब आप डीएनए लैडर को रन करोगे ना, एंड में आपको ऐसे बैंड्स मिलेंगे इस तरह से। तो ये जो फर्स्ट बैंड का मतलब है कि यहाँ पे 50 बेस पेयर जिसका होगा वो यहाँ पे बैंड होगा। यहाँ 100 बेस पेयर, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 एंड 500। तो देख लो कि इस वाले का क्या है, 350 से 300 मतलब 325 की अराउंड है, इसका अराउंड 210 और इसका लगभग लगभग 120 बेस पेयर जो है। सो डीएनए लेडर जो आपको मेरे नोट्स दिए उसमें ये मेंशन है कि डीएनए लेडर बेसिकली हेल्प करती है एग्जैक्ट जो आपका साइज है किसी भी पार्टी सेगमेंट का, डीएनए सेगमेंट का वो कितना है वो पता लगाने में हेल्प करती है जनरली जब भी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करते हैं। ठीक है, ओके अंकिता, दिख नहीं रही है बस मुझे अंकिता, बट कह रही है तो होगी वो। अंकिता आप हो क्या? हाँ बोल दो अंकिता। वो दिख रही है, कितनी सुंदर दिख रही है ऐसे बाल बाल खोल के आज अंकिता, तो बांध के रहती है ना, कितनी खुश खुश। अंकिता टेस्ट दे दोगे ना आज? देखो ये होते हैं बच्चे, तुम लोग की तरह नहीं टेस्ट के लिए मना कर रहे। मना किया आपके सही सखी, मना किया था टेस्ट आज। मैं तो कह रही हूँ तुम्हारे केतन सर थोड़ा लेट आते हो तो अभी पकड़ा दूंगी। ठीक है, जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग अगर आप लोगों में से किसी ने अगर सुना है, क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी सुना है क्या? इतना कुछ ज्यादा आपको पता नहीं होना चाहिए। क्रिस्पर कैस बहुत आजकल तो खैर बहुत पुरानी हो गई है, 10 साल पहले बहुत फेमस थी क्योंकि ये बहुत नई थी, नई। ठीक है, क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी, और कैस में भी ये कैस 9 जो है हम यूज करते हैं। क्रिस्पर जो होता है वो आपका गाइड करता है, ठीक है, और कैस का काम होता है कट करना। अब इसका क्या मतलब है भाई, अगर मैं ये चाहती हूँ कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बिना उसका डीएनए बाहर निकाले मैं कोई किसी का एक डीएनए किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे कट करना चाहती हूँ, तो वहां पे हम लोग क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्रिस्पर और कैस ये जो एंजाइम्स है ये बेसिकली एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। क्रिस्पर का काम होता है गाइड करना उस पर्टिकुलर एक जगह पे जहाँ पे उसे कट करना है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है। ठीक है, और कैस का काम होता है वहां पे कट लगा देना।
इससे आप क्या होगा कि अगर आपको लग रहा है कि कोई डिफेक्टिव जीन है या कैंसरस जीन है, आप उसको कट कर सकते हो। तो एक्चुअली में जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से, कि कैंसर में क्या होता है, कैंसर में बेसिकली यही तो होता है ना कि कोई आपकी जीन ओवर एक्सप्रेस कर रही है या वो कम एक्सप्रेस कर रही है, तो अगर जो ओवर एक्सप्रेस कर रही है उस जीन को कट कर दो तो देयर आर चांसेस कि वो ठीक हो जाए। बट अभी तक इसलिए यूज नहीं हो पा रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि कैंसर सारे सेल्स को में कट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट ये जीन एडिटिंग टूल है कि क्रिस्पर गाइड करेगा, और जो कैस है वो क्या करता है, वो आपको भाई गाइड, हाँ यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रिस्पर के लिए गाइड आरएनए, और कैस में भी हम लोग स्पेसिफिकली Cas9 को यूज करते हैं। ठीक है, क्या हुआ मैडम, आरएनए गाइड कर रहा है Cas9, जो कि एक एंजाइम है, टाइम ही तो कट करेगा ना। बस इतना ही, बहुत ज्यादा नहीं याद रखना क्योंकि आपके में है भी नहीं। एटलीस्ट आपको नाम पता हो, मैं आपको ये बताने लग जाऊं कैसे कैसे क्या सीक्वेंस है, उतनी जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी, आई डोंट नो, मे बी किसी ने सुनी भी हो, आगे कोई रिसर्च करे तो। आप पहले तो खैर लोग पीएचडी पूरा टॉपिक आसपास या एमएससी मास्टर्स का टॉपिक करते थे, अब क्योंकि बहुत कॉमन हो गया है हमारे यहाँ भी, तो अब सिर्फ यूज करते हैं रिसर्च में, तो मे बी यू कैन ऑल्सो यूज, आपको नाम पता हो क्रिस्पर Cas9। क्रिस्पर बेसिकली क्या होता है, हटियो यार, हटेंगे, तुम क्या कर रही हो यार, तुम क्या कर रही हो यार, गलत गलत काम नहीं करने यहाँ पे, और आवाज है तो गलत गलत मत निकालो तुम, और ये सब यूट्यूब, नहीं यार नहीं करूंगी। ठीक है, सो आप लोग अपने नोट्स में देखेंगे ना, वो थोड़ा सा मेंशन है, तो पढ़ना इसे, पर एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए जीन एडिटिंग टूल है। क्रिस्पर मतलब गाइड आरएनए, जो गाइड करता है कि भाई कहाँ जाके कट करना है। Cas9 एंजाइम होता है जो कटिंग का काम करता है, कि जो फाइनली जाके ऐसे कट कर देगा। जब आप कट कर दोगे ना, तो वहां पे आप अपना कोई भी सीक्वेंस जो है ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, रिप्लेस करना है, उसमें ये हेल्प करता है। पीसीआर हमारा हो गया है, टैग पॉलीमरेज हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेडर हो गया। ठीक है, माइक्रो एरेज वी हैव डन, उसके बाद उसका प्रोसेस हो गया। अब हम आते हैं जीन थेरेपी पे। जीन थेरेपी किस में हुई, क्या हुई, वो करने से पहले हमें उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि जीन थेरेपी में किया क्या जाता है। कोई एक यहाँ पे एक पर्सन है, क्या नाम लू, एक्स पर्सन है, ठीक है, नहीं नहीं यार, मैं डिजीज में बच्चों का नाम नहीं ले, है ना, एक्स पर्सन है, मान लीजिए कोई, उस एक्स पर्सन को कोई डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा होता है, जिसमें ऑफ कोर्स कि उसमें क्या नहीं हो रहा है भाई, कोई जीन में ही प्रॉब्लम है उसकी। किसी का कैमरा ऑन नहीं है, मैं नहीं बोलूँ तो ये बच्चे कैमरा ऑन नहीं करेंगे कोई भी, क्या, कोई तो कर लो, सानिया भी नहीं कर रही है, शान भी नहीं कर रही, अमन का तो अभी तक ठीक ही नहीं हुआ, सक्षम, उजेर, उजेर ने करना बंद कर दिया। उजेर, लास्ट 2 क्लासेस से आप कैमरा ऑन नहीं करते हो, ऐसा क्यों। सक्षम, यार कहाँ दिल्ली में ही रहता है यार उजेर, मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, कौन सा वाईफाई है घर पे। उजेर, अच्छा, मैं तो ये भी नहीं कह सकती ऐसा नहीं है, पता नहीं ना, क्योंकि वाईफाई छोटे बच्चों के घर में तो होता ही है, बच्चे मानते हैं कि बिना वाईफाई के। चिंटू चिंटू है मेरी सोसाइटी में से, बच्चे 5 साल के, उनको वाईफाई चाहिए होता है, जब वो 3 3 साल के थे, गेम खेल के स्ट्रीमिंग करते हैं गेम। एक उसका जो बड़ा भाई है 5th क्लास में, स्ट्रीम करता है वो, और वो अपना यूट्यूब पे, छोटी सी बच्ची है जिसकी मैं पिक्चर डालती हूँ व्हाट्सएप पे, वो अपना वो करती रहेगी। चिंटू चिंटू को चाहिए होता है, तुम लोग कितने बड़े हो कि नहीं करते। फाइनली दिखी हमें सानिया, दिनों बाद। हेलो सानिया, क्या कह रही है, मेरे साथ भी तो ये मैडम। तो बेसिकली जीन थेरेपी में क्या होता है कि कोई एक्स पर्सन है, उसको एक डिजीज है, ठीक है, जैसे कि हमने, चलो एग्जांपल वही ले लेते हैं स्किड का।
सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका वही आपका जो इम्यूनिटी या होती है वो आपके डाउन रहती है, ठीक है। एडीए एंजाइम जो होता है, एडेनोसाइन डीअमाइनेज, लिख दूं क्या? ये नहीं बनता, क्यों? अच्छा, ये करवाने से पहले मैं खुद से खुद ही बता देती हूँ, मैं तो पूछ भी नहीं रही आजकल, कि आपको पता ही है डब्ल्यूबीसी ब्लड में आरबीसी होता है, इराइथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी होता है ल्यूकोसाइट, एंड आपके प्लेटलेट्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं फर्दर 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बैसोफिल्स होते हैं, एओसिनोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, एंड लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, एनके सेल्स, ठीक है। मोनोसाइट्स जो होते हैं ना, आगे जाके बड़े होके या क्या बना देते हैं, ये मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल। आप लोगों ने, आई एम 100% श्योर, इम्यूनिटी हम लोग को भी, आपके में ऐसा इम्यूनिटी है नहीं, बट थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल, ऐसे ऐसे वर्ड सुने होंगे आपके इम्यून सिस्टम में। तो ये मैक्रोफेजेस एंड ये जो डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं ना, ये आपकी कौन बनाता है? मोनोसाइट, डेंड्रिटिक, ठीक है। तो अभी जो स्किन में ना जो ये एडीए है ना, ये टी लिम्फोसाइट जो होते हैं उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। टी लिम्फोसाइट का काम देखो क्या होता है, बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? बी लिम्फोसाइट तो एंटीबॉडीज बनाते हैं, टी लिम्फोसाइट ना सारी जगह गा के ये बताते हैं कि बैक्टीरिया आया या पैथोजन आया, एंटीजन आया। टी लिम्फोसाइट का काम होता है सब में गाना कि एंटीजन, सबको भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, अपनी जान पे खेल के पूरी बॉडी में शोर मचा के आते हैं कि एंटीजन आ गया, ठीक है। सो अब स्किन में क्या होता है, और ये एचआईवी में भी होता है, खैर, कि आपका ये जो टी लिम्फोसाइट है ये बेसिकली एक्टिव नहीं हो रहा है, ये आपके कहां पर हो रहा है? ब्लड सेल्स में हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, तो ये एक्स पर्सन था, उस एक्स पर्सन की ना हमने क्या ले लिए? ब्लड सेल्स बाहर निकाल लिए, इसके ब्लड सेल्स कल्चर प्लेट में ऐसे बाहर निकाल लिए। उसके अंदर ना पहले तो ये था नहीं क्रिस्पर कैसे एज सच, बस हमने क्या किया, उसके अंदर हमने उसकी एक जीन डाल दी करेक्ट, जो एडीए वाली जीन थी ना, जो एडीए एडिनोसाइन डीअमाइनेज बना सके एंजाइम, वो करेक्ट वाली हमने जीन ऐड कर दी। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जीन को ऐड करने के लिए यू नीड अ वेक्टर, एक वेक्टर आपको चाहिए। इस केस में जो हमने वेक्टर यूज किया था वो हमने यूज किया रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होता है? जिसका वायरस क्या होता है? रेट्रोवायरस क्या होता है सानिया? अरे भाई, जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। रेट्रो मतलब पुराना जमाना, जिसमें उल्टा होता था, पुराने जमाने का। पुराने जमाने में तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता था, इसीलिए उसे रेट्रोवायरस बोलते हैं। आप लोग एक और वर्ड सुनोगे, आप जब बुक में पढ़ोगे, नोट्स में पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, यू आर गोइंग टू यू सी एक और वर्ड जैसे लेंटीवायरस। लैंटीवायरस भी आर द टाइप ऑफ रेट्रोवायरसेस, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप है, इसके प्रोटीन का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, प्रोटीन का डिफरेंस होता है, जहां से मिलते हैं उसमें डिफरेंस होता है, इसलिए, ठीक है। तो लेंटीवायरसेस आर आल्सो अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरसेस। मुझे लग रहा है उनको आवाज नहीं आ रही है। अपना बोल रही है और बताइए किसका बोल रही है। तो लेंटीवायरसेस क्या, रेट्रोवायरस का यूज किया। अब देखो रेट्रोवायरस का काम क्या है, वायरसेस जितने भी होते हैं कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, सारे के सारे वायरस क्या करते हैं? डिजीज, डिजीज कॉज करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुई ना, कि आपने देखो ये एक जीन, ये यहाँ पे उसका डीएनए है, एक्स पर्सन का डीएनए है, और इसकी एडीए वाली जो जीन थी ना वो यहाँ थी। हम चाहते थे उसकी जो जीन है जो हम रेट्रोवायरस को दी है वो यहाँ आके अटैच कर दे। यहाँ पे मान लो उसकी कोई और जीन है, यहाँ पे कोई और जीन है, हर जीन का एक क्या होता है? प्रमोटर होता है या नहीं होता?
ये उसका प्रमोटर है सबका, अलग अलग जीन है। अब आपको क्या माइक्रोस्कोप में दिख थोड़ी ना रहा है कि वो रेट्रोवायरस कहाँ पे जीन को एंटर कर रहा है। हो सकता है वो जो एक लड़की थी 4 साल की ओहायो में, यूएसए ओहायो में, जिसपे ये हुई थी सबसे पहले जीन थेरेपी, सक्सेसफुल भी रही थी, उसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि भाई उसका उसी एग्जैक्ट एडी यहाँ पर मान लो उस रेट्रोवायरस ने क्या किया हो, आके इंसर्ट कर दिया हो जीन को, फिर उसके सेल्स लिए जिसमें इंसर्ट हुआ था उसको उस लड़की के अंदर वापस डाल दिया, और एडीए जो एंजाइम है उसमें बनने लगा। फिर से 5 से 6 महीने बाद ये प्रोसेस दोबारा हुआ और ये काम चलता गया। बट उसके बाद यही जीन थेरेपी सेम प्रोसीजर से 4 बच्चों पे और हुई, वो चारों की डेथ हो। ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं क्योंकि रेट्रोवायरस है ना, हो सकता है इस रेट्रोवायरस ने मान लो किसी प्रमोटर में ऐड कर दिया हो, ठीक है, वो जीन हो सकता है उसने ऐसी जगह ऐड किया हो जिससे कि कोई ऑन्कोजीन जो है वो एक्टिवेट हो गई हो। ऑन्कोजीन कौन सी होती है? कैंसर कॉजिंग जीन जो होती है वो एक्टिवेट हो गई हो, क्योंकि वो सारे बच्चों की डेथ ल्यूकीमिया से हुई थी, ठीक है, उनको बेचारे बच्चों को ल्यूकीमिया हो गया था, इससे उनकी डेथ हुई थी। तो उन वो ये कहना था कि अब ना फिर रेट्रोवायरस वो अवॉइड करते हैं कि ना यूज करें, ठीक है, ये थोड़ा सा था कि इसीलिए कारण था कि डेथ हो गई थी। तो जीन थेरेपी में कुछ नहीं है, जीन थेरेपी में हमने उनके पुराने सेल्स लिए, उनमें करेक्ट वाली जीन डाली और वो हमने वापस डाल दी है। बेटा तो डर मत था, मुझे लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कितना डिफिकल्ट है ना, हम पढ़ेंगे अच्छे से। ये तो हम लोग थोड़ा मिड से कर रहे हैं ना, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ, हम लोग बहुत बेसिक से। और ये भी इनसे भी मत डरियो, ये कहीं हमें समझ नहीं आ रहा, अच्छा पढ़ाती हूँ मैं अगर, ठीक है। अम, क्या बोल रही हूँ? अभी बताया कैंसर कॉजिंग जीन। तो बेसिकली जीन एडिटिंग में क्या होता है, आप क्या करते हो, किसी ऑर्गेनिज्म में कोई भी पर्सन उसकी खराब वाली जीन सेल लेते हो, उसके अंदर एडिट करते हो और वो डाल देते हो वापस। अब तब पता है ये चीज, इसके दो चीज है इसमें, दो चीज। पहली तो क्योंकि ये ब्लड सेल्स थे ना, इसीलिए हमने ले लिया, ठीक है, ब्लड सेल थे उसके अंदर हमने ले लिया। अब मान लो किसी के लिवर में हो, मे भी आप कर सको लिवर की जीन निकाल के लिवर के सेल्स डाल दो उसमें, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा ये है कि एक तो इसमें आपको हर 3 से 6 महीने में, क्योंकि हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं ना वो डिवाइड नहीं करते, पता ही होगा आपको, ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं हमारे बोन मैरो में, है ना, बोन मैरो में सारे सेल्स बनते हैं। बोन मैरो, जो बोन मैरो का काम होता है, तुमने देखा नहीं इंडियन टीवी सीरियल में कि एक लड़के को ना, अरे इंडियन टीवी सीरियल छोड़ो, वो जो मूवी आई है तुमने देखा, क्या नाम है, इक्का, कितना मतलब उसका प्लॉट पता क्या है, उसका प्लॉट ही है, पुराना इंडियन टीवी सीरियल मूवीज में जो क्रिश मूवी का था, सब मूवीज का यही प्लॉट होता है कि एक लड़की या बच्चा है, उसको वो हो गया है ल्यूकीमिया, या उसको ना ऐसे ब्लड कैंसर हो गया है, वो ब्लड कैंसर ठीक करने के लिए बोन मैरो चाहिए, बोन मैरो मम्मी या पापा में से किसी का होगा, इक्का मूवी का प्लॉट यही है। तो जो सनी देओल होता है और उसकी वाइफ होती है दिया मिर्जा, उनमें से किसी का नहीं मिलता, तो बाद में पता लगता है, दिया मिर्जा बोलती है कि ओ ये तो तुम्हारी रियल बेटी है ही नहीं, ये तो उसकी बेटी है जो उस मूवी में विलन है, आई डोंट रिमेम्बर, अक्षय खन्ना। और फिर अक्षय खन्ना उसको ब्लैकमेल करता है कि आप, आई विल गिव माय बोन मैरो ओनली देन इफ यू विल नो फाइट फॉर माय केस, ऐसा करके कुछ था। सो बेसिकली वही जो बोलते हैं ना कि बोन मैरो क्यों ट्रांसफर करना है किसी को ब्लड कैंसर में, वो इसीलिए बोन मैरो वो जगह होती है जहां पर हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, इसीलिए बोन मैरो ट्रांसफर ब्लड कैंसर के उसमें दिखाया जाता है। तुम लोग नहीं देखते क्या यार? मतलब मैं जब छोटी सी थी तो कसौटी जिंदगी आता था, उसका पूरा प्लॉट ही ये था कि अनुराग और प्रेरणा ने दोबारा से शादी की थी बिकॉज उनके बेटी को वो था, आई डोंट नो किसको था, समथिंग समथिंग, बताओ। अरे आई डोंट रिमेम्बर इतना यार, किसी को कैंसर वैंसर था। तो वो बोन मैरो वही होता है जहाँ पे बेसिकली ब्लड जो है, हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट होते हैं। बोन मैरो ऐसा नहीं होता कि हाँ यहाँ पे ये जो स्पाइनल कोड यहाँ पे बताते हैं कि यह वर्टिब्रल कॉलम है यहीं पर होता है। बोन मैरो हमारे बॉडी में कई सारी अलग अलग जगह होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना चेंज होती जाती है जगह, इवन हमारे जो स्टर्नम होता है वहां पर भी होता है। हाँ हाँ स्टर्नम, बस जैसे आप बड़े हो गए ना चेंज होती जाएगी वो जगह, ऐसा होता है, अभी हमें नहीं पढ़ना, मतलब वहां पे सेल्स बनने वहां पे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, जब हम वो पढ़ेंगे ना मैं आपको पढ़ाऊंगी सर्कुलेटरी वाले में, डोंट वरी।
तो बस यही है कि जीन थेरेपी अब यही हुआ था कि इजीली इसलिए था क्योंकि आपको ब्लड सेल्स करने थे, वो कॉपी नहीं होते। तो अब आपको हर 5 से 6 महीने में दोबारा से ये प्रोसेस करना पड़ेगा, हर बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड सेल अपने आप डिवाइड करते नहीं है। ठीक है। जीन थेरेपी आई बिलीव तब ज्यादा फायदेमंद है अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कर दें। अगर आपने एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जीन थेरेपी कर दी तो हो सकता है बार बार आपको ये चीज ना करनी पड़े, है ना। लेकिन ऑफ कोर्स इसके नुकसान भी हैं। ठीक है। सो एडवांटेज तो ऑफ कोर्स है ही कि भाई आप देख सकते हो, अगर सिम्टम्स इवन अपीयर भी नहीं होंगे आप पहले ही ठीक कर सकते हो न्यूबॉर्न बेबी में। मैंने आप लोग को याद भी कहा भी था कि ब्रेस्ट कैंसर वाले केस में ना, जिसमें ससेप्टिबिलिटी होती है, स्क्रीनिंग के टाइम पता लग जाए, आप ठीक कर सकते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। डिसएडवांटेज है किसी को कोई डिजीज नहीं है, वो उसको हो सकती है एक नई डिजीज आ जाए कोई। ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, इमोशनल स्ट्रेस होता है, यही सारी बहुत सारी तो प्रॉब्लम तो है ही ऑफ। ठीक है। हाई कॉस्ट है इसकी, ये एक और है। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सेल होंगे उनमें लाइफ स्पेन कम होता है। ठीक है। कुछ ही कंडीशंस आप ट्रीट कर सकते हो, सारी कंडीशंस नहीं है कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जीन थेरेपी से ठीक हो जाएगी। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। ट्यूसडे, ट्यूसडे को बायोटेक का टेस्ट ले लूं मैं? ठीक है। ट्यूसडे को बायोटेक्नोलॉजी का टेस्ट है। मैं हाँ बोला ना, सबने हाँ बोला। पलक में ले लो टेस्ट, पलक ने बोला। ठीक है। सबका लूंगी मैं। भाई, बच्चों तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, हर वीक एक टेस्ट दो और फिर सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर तो तुम्हारे टेस्ट ही टेस्ट है, मॉक टेस्ट भी लेने हैं, मुझे बहुत काम है भाई। पढ़ लो। आज इसलिए मैंने भेजे या नहीं भेजे? भेजे ना इसीलिए आज, खुद से आई अंडरस्टैंड कि मुझे समझ आया तो मैंने भेजे आज। बस फिर मैंने, और मैंने, अच्छा अब मैंने बोला तो है कि संडे बना के बैठ के भेजूंगी, बोला है ना, तो वेट तो करो संडे तक। मैं भेज दूंगी कि जितनी भी यूनिट्स हुई हैं अभी तक उनके 100 100 50 50 या कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं भेज दूंगी आप लोग को पूरा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। टाइम दे दो यार, कर रही हूँ। इसीलिए मैंने आज खुद से भेज दिया कि हाँ, ये बोलेंगे कि नहीं नोट्स तो आपने दिए, टेस्ट मत लो, मुझे टेस्ट चाहिए। आप लोग जो कहोगे मैं वो दे दूँ, लेकिन मुझे टेस्ट जरूर दो। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे आते हैं। देखो होता क्या है ना, आपने सुना होगा हर्बिसाइड्स फार्मर्स यूज करते हैं। हर्बिसाइड्स का क्या यूज होता है, या वीडीसाइड्स जिन्हें हम बोलते हैं, कि जो ये वीड्स वीड्स बेसिकली आर द अनवांटेड प्लांट्स जो हम नहीं चाहते ग्रो हो। तो अभी जब आप हर्बिसाइड या वीडीसाइड इसे डालते हो तो कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारी क्रॉप है, बेचारी उनको भी तो, वो भी तो अपना, उनकी भी ग्रोथ रुक जाती है, उनमें भी सीड, वो उनमें भी फ्लावर या जो भी है वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। उसका सोल्यूशन है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। आप लोगों ने पढ़ा है क्या ये? पढ़ा है? क्या क्या पढ़ा है? नहीं नहीं, पाथवे पढ़ा है पूरा, जैसे बीटी कॉटन का पढ़ा है। अरे बीटी कॉटन का जैसे पढ़ा है, हार्बिसाइड का पाथवे पढ़ा है, मेरे ख्याल से है नहीं ना। वही।
ओके, देखिए प्लीज एक बार, जो आपके हर्बिसाइड जो फार्मर्स यूज करते हैं ना, उनमें क्या होता है, ये ग्लायोफॉसेट होता है। इसका काम क्या होता है, ये इनिबिट करता है प्लांट के अंदर, जिस पे भी आप ये छिड़कोगे, इसका काम होता है कि इनिबिट कर देगा, 3 अमीनो एसिड को बनने नहीं देगा। और वो कौन से 3 अमीनो एसिड होते हैं, आपके एरोमेटिक, हाँ, एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनाइलएलानाइन, जो कि ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये हर्बिसाइड में होता है। यू विल जस्ट, आप अगर कोई भी रहता है आसपास, इसके आसपास सीड या कुछ ऐसी दुकान है, तो आप एक्चुअली में नाम ही ग्लायोफॉसेट होता है कितने सारे हर्बिसाइड्स का। तो हर्बिसाइड क्या करेगा कि अमीनो एसिड बनने नहीं देगा, ग्लाइफोसेट, सॉरी, ठीक है, ग्लाइफोसेट जो बनने नहीं देगा, ठीक है। अब क्या होता है, हम इसमें क्या यूज करेंगे, एक वायरस है, या बेसिकली कि हम ना प्लांट्स के अंदर, आपने कोई भी एक प्लांट लिया, मान लो गेहूं की खेती करने हैं, तो गेहूं की जो वीट है, वीट के सीड में हमने क्या किया, वो जीन इंट्रोड्यूस कर दी जो ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट है। कि ग्लाय ऐसा एंजाइम, अरे वाह, सक्षम को पता था मैं बोलूंगी, वो कैमरा ऑन, सक्षम, कि भाई अब जो ग्लाइफोसेट है ना, उसका कोई असर नहीं होगा उस पर्टिकुलर वीट प्लांट पर, क्योंकि हमने उसमें एक नई जीन, ये जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही हमने इंट्रोड्यूस की है। सो नाउ दिस वीट प्लांट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो गया ना हमारे लिए, तो ठीक है, आपने ये जीन इंट्रोड्यूस कर दी कि मान लो यहाँ पे हमारा ये वीट है, गेहूं का प्लांट है, और यहाँ पे ये आपकी वीड्स है। तो अगर आप सारे में ये स्प्रे करोगे भी, इस पे कोई असर नहीं होगा इसकी ग्रोथ पे, और ये सारे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ग्लाइफोसेट एंजाइम इनहिबिटर या रेसिस्टेंट एंजाइम बनेगा जो इसको काम नहीं करने देगा। ये हमने बोला एक, इसे इसीलिए हम बोल रहे हैं इसे हर्बिसाइड रेसिस्टेंट क्रॉप। क्या ऐसे बोल सकते हैं, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट क्रॉप, क्योंकि इस पे हर्बिसाइड का असर नहीं हो रहा। जो आपकी बुक में लिखा भी हुआ है ना हर्बिसाइड रेसिस्टेंट, वो इसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है जब एनसीईआरटी में लिखा था। अब कोई मुझे बता सकता है इसके नुकसान क्या होंगे? एक इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आपको ना सीड वही खरीदने पड़ेंगे, हर्बिसाइड वाले, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वाले। तो एक बार मैंने ऐसे ही पूछा था क्लास में, पता नहीं तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते हो, कि आप लोग ये भी तो बोल सकते हो ना कि मैम चलो हमने एक बार हर्बिसाइड रेसिस्टेंट सीड जो है खरीद भी लिए, अब दोबारा से जब ये गेहूं उगेंगे, तो इसके जो सीड होंगे उनमें तो ऑलरेडी वो जीन होगी, तो फिर तो फार्मर्स को खरीदने नहीं पड़ेंगे। आपको समझ आया मैंने क्या लाइन बोली? फिर मैंने ये कहा, एक बार तो फार्मर ने ये हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वाले सीड जो हैं वो खरीद लिए कंपनी से, जिसने भी ये किया बायोटेक कंपनी से। उसके बाद क्या होगा कि भाई उसने ग्रो किया, तो अब जो नए प्लांट निकलेंगे वो तो ऑलरेडी हर्बिसाइड रेसिस्टेंट होंगे, तो उनमें जो जीन होगी वो भी तो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट होगी ही ना उन सीड में। तो फिर तो कंपनी का नुकसान नहीं हो जाएगा कि एक ही बार फार्मर्स खरीदेंगे, बार बार क्यों जाएंगे, उसी में से बचा लेंगे। एक्चुअली में ऐसा हुआ भी था। तो फार्म कंपनी ने क्या किया, बल्कि फार्मर्स को ये बोलने के बजाय कि भाई तुम हमसे सीड खरीदो, हमसे सीड खरीदो, कंपनी ने चेंज, ये होता है स्मार्ट बिजनेस, या जो भी बिजनेस कह सकते, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्प्रे बनाया, और उस स्प्रे से ही वो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वाली जो जीन है वो एक्टिवेट हो सकती है। सिर्फ ये तुम्हारे कोर्स में है नहीं, ये एक्चुअली में इंडिया में भी हो रहा है, जो फार्मर्स है वो करते हैं, कि उन्होंने कहा आप हमसे सीड मत खरीदो चलेगा, आपको लेकिन हर बार हमसे स्प्रे जरूर खरीदना पड़ेगा, कि आपकी ये रेसिस्टेंट वाली जीन है सिर्फ तभी एक्टिवेट होगी जब आप इस पे ये स्प्रे मारोगे। ये पता नहीं है, मुझे अपडेट नहीं है, इसका केस वेस चल रहा था हमारे इंडिया में कि फार्मर्स ने केस कर दिया था कि ये तो अनएथिकल है, ऐसे कैसे कर सकते हो कि हमें हर बार स्प्रे खरीदना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें हुई थी। बट एक तो ये लेकिन वैसे हर बार आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लेनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली जो जीन है, ये जो क्रॉप है, ये वाइल्ड अगर क्रॉस हो जाए, इनका इसका पोलन ग्रेन अगर वाइल्ड टाइप में चला जाए और उससे कोई नया ही मतलब जो प्लांट बने, हो सकता है वो इन्वेजिव हो सकता है। इन्वेजिव का मतलब पता है ना आप लोग को, कि कहीं भी कितना ही ज्यादा ग्रो करे और वहां की जो लोकल क्रॉप है, लोकल जो प्लांट है, उनको ही बेचारे को आउटग्रो कर दे। ठीक है, सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है कि कोई भी स्पीशीज, कोई भी प्लांट जो है इन्वेजिव ना हो जाए।
हो सकता है कि यही क्रॉप, ये भी दिक्कत है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीट, बट कोई और क्रॉप में ऐसा हो कि भाई वही क्रॉप जो है आगे जाके इन्वेजिव स्पीशीज बन जाए, इतनी ग्रो करे कि वो बीड्स की तरह ग्रो करने लग जाए, कि हर जगह बस ग्रो ही करिए। वीड के लिए कोई बीज थोड़ी ना डालता है, अपने आप ग्रो कर जाता है। हो सकता है वो भी हर जगह ग्रो करने लग जाए, क्योंकि उस पर अब हर्बिसाइड्स का असर ही नहीं हो रहा है। ये भी प्रॉब्लम है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के साथ काफी सारी एक्चुअली में प्रॉब्लम्स तो है। आप लोग को वो प्रॉब्लम्स भी पता होना चाहिए, आई हैव मेंशन इन द नोट्स, देख लेना। ठीक है, एक जो है आपकी वो है, ये तो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट थी, एक आपकी है इंसेक्ट रेसिस्टेंट, जो आप लोगों ने भर भर के पढ़ी ही है। टीटी टॉक्सिन। क्या हो गया इशिता, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, बता दो। क्या हो गया? तो कुछ जामे मतलब स्टीरियोटाइप हो गया ये तो, स्टीरियोटाइप है भाई ये तो। कि लड़ाई लड़ाई बंद करो, अभी शांत हो जाओ तुम दोनों यार। देखो फिर, तो इंसेक्ट रेसिस्टेंट क्रॉप में क्या था, आते थे इंसेक्ट बेचारे। सानिया ने फिर कैमरा ऑफ कर लिया। सानिया कह रही मैं नहीं, अब सक्षम आ गया तो 4 ही बच्चे कैमरा ऑन करेंगे, मैं नहीं कर रही, है ना सानिया? ऐसा है क्या सानिया? फिर सबने आज ब्लैक ब्लैक पहना है, मैंने भी ब्लैक पहना है, ब्लैक डे है आज। ब्लैक डे मतलब शनिवार है क्या? ऐसा कुछ है कि शनिवार को ब्लैक पहनते हैं? पहनना चाहिए, आपने भी पहना। चलो भाई, इंसेक्ट क्या होता है, जैसे हर्बिसाइड्स है, हर को, तो इंसेक्टिसाइड भी तो है, बेचारे खा जाते हैं, खा ले खा लो, आप खा लो बेटा, बेटा खा ले दो पहले, छोड़, है ना? ओके, तो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी खा जाते हैं क्रॉप्स को। ऐसे ही अब क्या करें, कितनी इंसेक्टिसाइड मारे हम लोग, इंसेक्टिसाइड मारेंगे तो केमिकल तो है ही, हाँ वैसे भी बोलना नहीं चाहिए, बट हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में जो फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल मिलती है, धो के खाया करो भाई अच्छे से। ऐसा नहीं बस ऐसे ऐसे पानी में कर लिया, पूरा अच्छे से धोया करो फिर खाया करो फ्रूट्स वेजिटेबल को, छिलका छिलका मत खाया करो। गए वो जमाने जब छिलके में प्रोटीन मिनरल्स पता नहीं क्या क्या होता था, अब होते हैं, हाँ केमिकल होते हैं भाई अब। ठीक है, तो एक तो ये भाई, आधी चीजें तो मैं यूं ही। तो अरे मैं अभी पढ़ रही थी, तुम लोग को पता है कि पंजाब में एक जगह है, पंजाब में एक जगह है जिसपे वो मूवी बन रही है, कि जिस वहां से एक ट्रेन आती है उसे कैंसर ट्रेन बोलते हैं, मालवा कुछ समथिंग जगह करके नाम है। आई डोंट नो नाम मुझे एग्जैक्टली एम से है। अरे यार काजल अग्रवाल की, नहीं, अच्छा, अच्छा, आई डोंट रिमेम्बर ना, मैं पढ़ रही थी कुछ दिनों पहले। हाँ, वहाँ पे बहुत ज्यादा, वहाँ पे इंडिया में कैंसर रेट 60% कुछ है भाई। वहाँ पे बहुत बच्चों को कैंसर होता है, वहाँ के पानी में आपको हेवी मेटल्स मिलते हैं। और इसका कारण ये है क्योंकि वहाँ के जो फार्मर्स थे, बहुत ज्यादा उन्होंने ये हर्बिसाइड पेस्टिसाइड ये सारी चीजें जो है यूज करी है। तो वो जो मूवी है उसी पे आ रही है। ग्राउंड वाटर में भी, हाँ एग्जैक्टली, ग्राउंड वाटर में भी ये सब मिला है। तो वहां पे एक्चुअली में एक ट्रेन आती है, शायद वो गुजरात में कहीं जाते हैं इलाज करवाने के लिए, और उसमें कहते हैं कि सब, इसीलिए उसे कैंसर ट्रेन बोलते हैं। ये बीकानेर, हाँ बीकानेर जाते हैं और वहां पे वो जाके इलाज करवाते हैं अपना, तो इसीलिए वहां से जो ट्रेन जाती है उसे कैंसर ट्रेन बोलते हैं। इट इज रियल, ये सच में हो रहा है हमारी कंट्री में। पता नहीं कोई बात ही नहीं कर रहा है इन सब बातों में। क्या बेटा? यार मेरे ख्याल से वहां पे इलाज सस्ता है, शायद यही होगा कारण। हाँ, मैं राजस्थान गई हूँ ना, राजस्थान में एक्चुअली में आपको पता है जो ट्रीटमेंट है और जो राजस्थान के हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। बहुत आपको अल्ट्रासाउंड और ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, जो हमारे यहाँ जैसे सीटी स्कैन है, या तो आप दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको 2 6 6 महीने की डेट्स मिलती हैं, या आप, हाँ
नहीं सच में ये भाई, मतलब यू यू कैन नॉट इमेजिन। दिल्ली अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाना है सीटी स्कैन, मैं जब एम्स में थी, अगर मुझे किसी का करवाना है, मतलब पेशेंट का, जो हमारे प्रोजेक्ट का होता था, तो हमें रिक्वेस्ट एचओडी से स्पेशल रिक्वेस्ट करवा के तब हमें उसका सीटी स्कैन करवाने को मिलता था, कि फिर भी 1 हफ्ते में। अदरवाइज एम्स में 6 महीने 8 महीने बाद की डेट मिलती है सीटी स्कैन। आई एम नॉट किडिंग, सच में। और वहां पे आप देखो, वहां पे एक्चुअली में बहुत लोगों को, मतलब बहुत ही बढ़िया है राजस्थान में। गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें करी है। गवर्नमेंट ने तो ऐसा भी किया है कि कोई एक प्राइवेट लैब है, उसको पूरा टेंडर दे दिया है कि आप सबके सीटी स्कैन एमआरआई ये सारी चीजें करो, है वहाँ पे। तो ऐसा है कि वहाँ पे हेल्थ केयर में ध्यान तो दे रहे हैं। बाकी इंसेक्ट रेसिस्टेंट क्रॉप पे आते हैं हम लोग, टॉपिक से भटक जाते हैं, बट तुम लोग को पता होना चाहिए भाई अपने देश के बारे में। ये सारी नहीं पता हो, ये सारी चीजें पता हो, कुछ करो आगे जाके। तुम लोग भावी भविष्य हो भारत का। ये नहीं कि सबको वहीं जाके बस जाना है, वापस आ जाना, कुछ कुछ काम कर लेना हमारे देश के लिए भाई। ये हम तो नहीं करते ना। इंसेक्ट रेसिस्टेंट क्रॉप, जैसे कि अब वही बात है, देखो पेस्टिसाइड है तो केमिकल ना। माना वो कीड़ों को मार रहे हैं, इधर मैडम, माना वो कीड़ों को मार रहे हैं, लेकिन जिस भी प्लांट पे अगर आप उन्हें स्प्रे कर रहे हो, तो वो उस प्लांट पे भी तो रहेंगे ही ना केमिकल। ठीक है, तो इस इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करने के बजाय हमने उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया। अंकिता ने कुछ मैसेज है, कोई मुझे पढ़ के बताएगा? फैमिली को तो पता होगा ये। अंकिता ऐसा है क्या सच में जो गूगल पे है? ये फैमिली इटली में है भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? अंकिता हम लोग को लग, जैसे सब ऐसे शांत हो गए कि बताओ। वो इटली की बात कर रही है भाई, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? यही अंकिता है। पलक इतनी सीरियसली बताया ना पलक ने, कि तुम पढ़। क्या हर्षप्रीत? पीजीआई तो आई नो। हाँ पीजीआई तो आई नो। नहीं यार, गूगल पे लिखा है। देखो गूगल पे लिखा था, मैंने जब पढ़ा था ना, आर्टिकल्स पढ़े थे न्यूज़पेपर में, उसमें ये मेंशन था कि वो राजस्थान में जाते हैं। कैंसर ट्रेन पढ़ो, देखो तुम सर्च करना कि कैंसर ट्रेन है क्या, वो एक्चुअली में राजस्थान में जाती है, ऐसे नाम पड़ गया था इनफॉर्मल, कैंसर ट्रेन का क्लास के बाद। ऐसा हो सकता है, मतलब मैं हो सकता है बिल्कुल। क्या बोल रही है? कहाँ जा? अच्छा अच्छा, इंस्टीट्यूट। चलो होगा, ठीक है, चलो मैं देख लो। मैं मुझे ये था कि मैं काफी हैरान थी, मुझे भी नहीं पता था तुमको क्या बोलूं, वो तो मैंने एक दिन ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तब। हाँ तो आया वो, फिर मैंने गूगल से पढ़ा ना, कि वो आपको जब तक पता नहीं लगेगा उसके बारे में कि कोई कैंसर ट्रेन है, फिर मैंने उसको पढ़ लिया। मैं झूठ क्यों बोलूंगी, कैसे बोल रही है यार ये? और मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि गूगल बोल के 2 मिनट बाद ही इंस्टाग्राम यूज करूंगी, तो तुमको क्या लग रहा है? 2G हूँ मैं, 2G। 5G हूँ भाई मैं। हाँ, इंसेक्ट रेसिस्टेंट क्रॉप पे आते हैं, जिसमें हम लोग यूज करते हैं बीटी टॉक्सिन को। बीटी टॉक्सिन बेसिकली क्या होता है? ये इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन होता है। कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया, बेसिलस thuringiensis।
लिख लेना, ठीक है। बेसिलस जो होता है ये क्या करता है, इंसेक्ट्स जो भी इसको खाएगा, ये पर्टिकुलर जिसमें भी ये जीन जाएगी, वो वहां पे उसकी गट में जाके, क्या हो गया बेटा, उसकी हंस के उसकी गट में जाके वो एक्टिवेट हो जाएगा प्रोटीन, और वहां पे उस बेचारे कीड़े को मार देगा, कीट हत्या, ठीक है। तो ये जो जीन है बीटी टॉक्सिन की, ये क्रॉप प्लांट्स में आप ट्रांसफर कर देते हो, वहां पे वो एक्टिवेट होती नहीं है, क्योंकि उसे एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है एक्टिवेट होने के लिए। एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम जो होता है, जो उसे इंसेक्ट की गट में ही मिलता है। सारे इंसेक्ट्स को नहीं मारता कि सारे ही इंसेक्ट्स को मार रहा है, कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को मारता है। अलग अलग स्ट्रेन जो होती है बेसिलस की, यूज की जाती है अलग अलग इंसेक्ट स्पीशीज के लिए, जैसे कि मेज मेज को आप यूज कर, मेज को प्रोटेक्ट किया जाता है कॉर्न बोरर के अगेंस्ट, जो एक कैटरपिलर है, ठीक है। इसी तरह बीटी कॉटन तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कॉटन को यूज किया जाता है बॉल वॉर्म के अगेंस्ट। अच्छा एक और चीज है, बीटी कॉटन, बीटी मेज, बीटी टमेटो, बहुत सारे हैं हमारी कंट्री में। बीटी कॉटन गवर्नमेंट ने किसी और को अभी तक परमिशन दी नहीं है, हाल फिलहाल में दी हो, आई डोंट थिंक सो, मैं न्यूज में आया नहीं है। कि पहले तक तो यही था कि सिर्फ बीटी कॉटन को ही परमिशन मिली हुई है, और उसका कारण ये है कि भाई देखो अभी तक हमें पता नहीं है, कोई भी एक जीन है जो इंसेक्ट में जाके उसे किल कर रही है, आपको क्या पता वो ह्यूमन में जाके, तो हमारा एसिडिक मीडियम होता है, बट इंटेस्टाइन में तो क्या होता है, बेसिक मीडियम होता है, क्या पता वहां पे एक्टिवेट हो जाए, कुछ भी हो जाए। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट जो होती है, इंडिया में जो साइट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, वहां से आपको पर्टिकुलर परमिशन लेनी पड़ती है जीएमओस की, ठीक है। तो उसने सिर्फ बीटी कॉटन को अलाउ किया है, क्योंकि बीटी कॉटन को हम लोग खाते नहीं है, बीटी टमेटो, बीटी ब्रिंजल नहीं। हमारे यहाँ सबकी हो रही, तुमने औरों की देखी है, सब गंदी, कौन सा अच्छा तरह बनता है, हवा पानी सब गंदा। देखो क्या कर सकते, मतलब देखा नहीं, अच्छी चीज नहीं ना, अरे मतलब मैं तो पढ़ती रहती हूँ ना, जो वो आते हैं कि क्या अलाउ हुआ है क्या नहीं, बट वो तो है ही ना। अब हम यही कर सकते हैं, देखो हमारे जो भी है कि हमारे हाथ में है हमारी हेल्थ। आप चलो ये तो आपने चाप देख ली, आप मत खाओ, मुंह मत खाओ, फूड मत खाओ, स्ट्रीट फूड तो हमें खुद पता है, गोलगप्पे वाला ऐसे गंदे गंदे हाथों से पसीने पहुंच के ऐसे ऐसे करता है, नहीं करता, ऐसे 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 कपड़े करता है, या फिर वो पन्नी लेके, मतलब मैं तो ये भी कहूँ कि पन्नी में माइक्रो प्लास्टिक्स है, वो भी तो जाएंगे ना आपके उसमें, वो लेते हैं वो पन्नी वाले जो ग्लव्स ले लेंगे, यहाँ पे वो लगा लेंगे रबड़, और लो जी ऐसे ऐसे करके, अरे भाई माइक्रो प्लास्टिक भी तो जाता है। बट फिर आप देखो तो पानी जो है, पानी में माइक्रो प्लास्टिक आ रहा है, हमारे यहाँ तो हर चीज में है। देखो मैं फिर वही कहूंगी, आप लोग भारत का भावी भविष्य हो, तुम लोग बनो आगे जाके साइंटिस्ट, रिसर्च करो, और कुछ एक आध पॉलिटिशियन बन जाओ, एक आध साइंटिस्ट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सब बढ़िया कर दो। फिर तुम लोगों आप लोगों से ही शुरुआत होगी, करो देश के लिए। तो बस यही है कि हाँ, फूड प्रोडक्शन में कि मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम बस यही है कि हो सकता है वो खुद ही वीड ना बन जाए, खुद ही ऐसे अननेचुरल हैबिटेट, जो उनके नेचुरल हैबिटेट है भी नहीं, वहीं जाके ग्रो ना होने लग जाए। ऐसा ना हो जाए कि भाई वो कहीं और वही उनका जो पोलन ग्रेन है, जो मैं आपको बता रही थी कि वाइल्ड वाले से मिल जाए और उसे इन्वेजिव स्पीशीज बना दे, और वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ दिखाए, एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, डेंजर तो है ही, ट्रेडिशनल वैरायटी जो है वो लूज करोगे। देखो अभी तक ऐसा कुछ केस है नहीं, क्योंकि इतना भी जल्दी करते नहीं है दैट, बट मे बी अगर आप नेचुरल स्टार्ट करोगे तो एथिकल इश्यूज तो हैं, एथिकली लोग कहते हैं कि हो सकता है कोई डिजीज हमें ही ना हो जाए, जैसे मैंने अभी बोला ना ये बीटी वाली में, आई ऑल्सो फील कि बीटी कॉटन जो है, बीटी अगर मेज या बीटी टमाटो यूज करें, नेवर नो हमारी बॉडी में वो चेक करे, एज सच तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स, बट आपको यूएस या यूरोप में कई सारी कंट्रीज है जहाँ पे बीटी टमेटो, बीटी मेज, बीटी ब्रिंजल, ये सब वहाँ पे चल रहे हैं, हो रहे हैं, तो या वो पॉसिबल है। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, कि उसमें अगर आप देखोगे तो आपका नहीं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड इसकी इसकी एप्लीकेशंस यही हैं। क्वेश्चंस आए हैं, वी हैव डिस्कस्ड। अब मुझे क्वेश्चंस करने हैं, पहले हम ईशानवी के करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे भी करवाना है। अच्छा मैंने ना एक क्वेश्चन दिया था, देखो एक क्वेश्चन है, मान लीजिए, ठीक है ना,
ईशानवी फिर हम आपके करते हैं बेटा। हाँ, तो क्वेश्चन ये है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल, नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, लेट्स से आपको क्रॉस कराना है, और क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले तीन जो बनेंगे वो आपके वो बनेंगे ना करके, हाँ, पहले तीन ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे, डोमिनेंट फिनोटाइप होगा उनका, फिनोटाइप नॉट जीनोटाइप। ठीक है, पहले तीन ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे क्या क्या बनेंगे इसमें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो डोमिनेंट की फिनोटाइप की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/4, यही है ना, 3/4 डोमिनेंट की, 1 2 3, तो 3/4। तो फर्स्ट टाइम जो ऑफस्प्रिंग, जैसे हम बोलते हैं नहीं, लड़का होगा या लड़की होगी, पहली बार लड़का होगा या लड़की होगी, कितने परसेंट चांस होते हैं, या कितनी परसेंट बोलेंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/2। सेकेंड टाइम लड़का या लड़की होगी तब कितनी प्रोबेबिलिटी है, तब भी तो 1/2 है। थर्ड टाइम अगर बच्चा हो रहा है तो भी तो 1/2 ही है प्रोबेबिलिटी। सेम इस केस में वो बोल रहे हैं फर्स्ट 3 ऑफस्प्रिंग, पहला ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, दूसरा ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट होगा उसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/4, तीसरा ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट होगा उसकी भी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, 3/4 ही तो होगी। ऐसा थोड़ी ना कि कोई और हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो आपको जो प्रोबेबिलिटी लेनी है ना वो हर बार 3/4 ही लेनी है। देख रही हूँ, समझ आया क्या। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मल्टीप्लाई करेंगे कि हम फर्स्ट टाइम की प्रोबेबिलिटी, और इसी में क्वेश्चन पता क्या बदल के दे सकते हैं, क्वेश्चन अगर ये हो कि जो फर्स्ट है वो डोमिनेंट है, या फर्स्ट टू, जो उस दिन क्वेश्चंस दिए थे मैंने कि भाई फर्स्ट 2 ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट है और थर्ड ऑफस्प्रिंग रिसेसिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो फर्स्ट वाला डोमिनेंट फिनोटाइप है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, सेकेंड वाला डोमिनेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, थर्ड वाला रिसेसिव फिनोटाइप है उसकी प्रोबेबिलिटी 9/64। आपको एक ही बारी में नहीं निकालना है क्योंकि ये एक केस के लिए होता है, दूसरा बनेगा तो भी सेम ही तो गेमिट्स बनते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से बताया गया, जो पीएचडी लेवल के आप बता रहे हो, पीएचडी लेवल के तो कुछ अलग ही होते हैं। ठीक है, बस इतना ही, सिर्फ इतना। आज के भी टेस्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, सिर्फ ऐसा, नॉट मच, एक ही है। ठीक है, अटेम्प्ट सभी को करना है, वो ऐसा ना हो कि आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो कि हमें पता ही नहीं है, बाकी तो बहुत ही इजी इजी है। ओके शानवी, एक सेकेंड, ये रही, मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ जो ईशानवी ने भेजे हैं भाई। एक सभी अपने फोन में, आप, अरे आपको भेज दूं क्या एक बार, आप भी प्रैक्टिस कर लो। क्या हो गया इशिता, थक गए बेटा, आज बिना फोन के आए हो आप, सही में भाई, मेरा फोन चोरी हो गया था यार। हाँ, मैं गई रामलीला में, निकले मस्त, मम्मी मेरी मदर के साथ मैं एक दिन जाती हूँ रामलीला, पूरी देख के आते हैं 12-1 बजे, फिर लंका दहन हो गया, 1 बजे निकले, फिर मैंने कहा मैं तो रिंग खेलूंगी, आई लव प्लेइंग दैट रिंग, मेला में रिंग खेल रही थी, माई मदर हैज माई फोन, हैड माई फोन, उनके बैग से तो निकाल गया, हम आ गए फटाफट घर ऐसे, फिर घर आके देखा कि फोन ही नहीं है। फिर उसके बाद मेरे में ना सिम नहीं थी, क्योंकि मैंने ई सिम उस दिन डाली थी, तो मैंने लैपटॉप में लॉग इन किया अपना आई मोबाइल, वो जो भी होता है आई अकाउंट जो भी था, मैंने एप्पल अकाउंट में लॉग इन किया, उसमें नाम और नंबर आ गया
किसी ने जो सिम डाली है, और मैंने रात के 2 बजे उसको फ़ोन भी कर दिया उस बंदे कि भाई तूने मेरा फ़ोन ले लिया, दे दे, ऐसे ऐसे करके, नाम याद नहीं मुझे। उसने उठाया, नहीं मिला। मैंने उसका नंबर ले लिया, उसको फ़ोन किया, और मैंने फिर पुलिस पे एफआईआर करी, मैंने वहाँ भी नंबर दिया, फिर कौन काम करे। कम होता है लोगों में बहुत, भाई डरते नहीं है। वही। और मेरे को पुलिस वाले कहते हैं, नहीं आपका फ़ोन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्पल का जो फ़ोन होता है ना, उसके तो वो पार्ट्स निकाल के बेच देते हैं। तो मेरे पास नंबर है, कह रहे ठीक है हम देख लेंगे। फिर कुछ महीनों बाद मेरे पास मैसेज आया, आपकी रिपोर्ट हमने बंद कर दी है, क्या आप सेटिस्फाइड हो? सेटिस्फाइड। सो क्वेश्चन है, देयर इज एन इनहेरिटेड कंडीशन इन, यही है ना, हाँ, देयर इज एन इनहेरिटेड कंडीशन इन कैट्स दैट लीड्स टू देम हैविंग 6 टोज। अरे वही 6 टोज वाला भाई, जो हम पढ़ ही रहे थे, पॉलीडेक्टिली, rather than 5 toes on each paw, है ना? ठीक है। अलीली, ओ यहाँ पे डोमिनेंट, पॉलीडेक्टिली भी ह्यूमंस में डोमिनेंट होती है, जो अलील कॉज करती है 6 टोज, वो डोमिनेंट है। ओके। द पेडिग्री डायग्राम शोज दैट द इनहेरिटेंस ऑफ दिस कंडीशन इन अ फैमिली ऑफ कैट्स, 3 of the cats have been labeled। अच्छा, क्या लिखा है ये? फीमेल विद 5। ओके, ये बताया हुआ है, सो ऑफकोर्स ये ऑटोसोमल है। मैं बना देती हूँ यहाँ पर, हाँ। यही है ना? हम्म। ये P है, ये Q है, आई थिंक ये R है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस इनहेरिटेंस इज आर करेक्ट? अब जिसको डिजीज नहीं है, अगर हम ए वाला डिजीज कंडीशन ले और स्मॉल ए वाला हेल्दी कंडीशन ले, क्योंकि ये डोमिनेंट है, तो ये तो डेफिनेटली स्मॉल ए है। जिसको भी डिजीज नहीं है ना? ओके। अब मुझे ये बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि जो यहाँ पे ये पी है, ये ऑटोसोमल मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है? ये होमोजाइगस नहीं, हेट्रोजाइगस है। क्योंकि अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होता, देखिए, तो सारे के सारे कैसे बनते? कैपिटल ए स्मॉल ए बनते ना, तो सभी बच्चों में वो डिजीज होती। तो क्या कि एक दो, इन दो में तो नहीं है ना डिजीज, इसका मतलब जो यहाँ पे पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए है फॉर श्योर। ओके, सेम यहाँ पे ये वाला जो है, ये भी क्या होगा आपका? कैपिटल, क्योंकि यहाँ भी दो में नहीं है, तो ये आर क्या होगा? क्या होमोजाइगस का तो चांस ही नहीं है ना, तो ये भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट में है, ये स्मॉल ए होगा, और ये क्या होगा? क्या ये होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस? होमो का तो कोई चांस ही नहीं है, तो ये भी हेट्रोजाइगस है, और कोई है? ये भी हेट्रोजाइगस होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो कैट पी कुड बी होमोजाइगस फॉर द कंडीशन। क्या कैट पी होमोजाइगस हो सकती है? नहीं, वो तो 100% हेट्रोजाइगस ही होगी, क्योंकि अगर कैट पी होमोजाइगस होती तो सारे बच्चों में वो होती कंडीशन, क्योंकि डोमिनेंट है। तो फर्स्ट तो रॉन्ग है आपका। सेकंड पॉइंट है, ओवर 2 जनरेशन 12 कैट्स वर प्रोड्यूस्ड इन द क्रॉस ब्रीडिंग। देख लो भैया, एक दो, मतलब 12 प्रोड्यूस हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुई है ना। ये दो से तो शादी हुई है ना, ये प्रोड्यूस थोड़ी ना हुई है, बाहर से आई है ये। तो सेकंड वाला तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए।
ब्रीडिंग कैट क्यू विद कैट आर, क्यू कहाँ है, ये रहा, कैट क्यू को कैट आर से ब्रीड कराओ, कराना जरा। तो ये कह रहे हैं आपको 3 could produce 3 ऑफस्प्रिंग, मतलब 3 जीनोटाइप मिलेंगे क्या? हाँ मिलेंगे, 3 जीनोटाइप, एक होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस रिसेस। तो इसका आंसर ईशानवी बेटा 3 है। हाँ सेकंड पता लगा ना क्यों नहीं है, 2 पॉइंट, क्योंकि 12 प्रोड्यूस बोला है ना उन्होंने, 2 तो शादी करके बाहर शादी हो रही है, वो तो बाहर से आए हैं। नेक्स्ट पढ़ रही हूँ मैं क्वेश्चन देख, क्वेश्चन है इन द टेबल, मैं ही पढ़ लूं, इन द टेबल बिलो यू कैन फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज, ओके, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर, ये हमने किया नहीं है वैसे, बायोमोलिक्यूल्स में है ना ये तो बायोमोलिक्यूल्स का हो गया, हमने किया कहाँ है अभी ये, या नहीं, pH वैल्यू, बट देख लेते हैं कोई नहीं। In the table below, you can find the minimum, maximum, and optimum pH value that are required for enzyme X, Y, Z, W, and Q to function. Which of the pairs of enzyme listed below cannot function together? अरे कौन से काम नहीं कर सकते एक साथ, कर लेते हैं चलो। X, Y, Z, W, Q. Minimum, optimum, maximum. है ना, तो बेसिकली आपको चेक करना है, हर किसी की रेंज एक बार बना लेते हैं कि x की रेंज क्या है 6.4 से 8.2, y की रेंज है 3.9 से 7.2, तो इनकी तो रेंज है ही नहीं, x और y की तो रेंज ही बिल्कुल अलग है, हम रेंज देख रहे हैं, इजी वे ये है ना, 4 से 8.5, 8 से 12.1 एंड 1 से 9.5, ये रेंज है। हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का मतलब तो यही है कि अच्छा सा, ऑप्टिमम का मतलब है बेस्ट, तो इस टेम्परेचर में करेंगे, ठीक है, पीएच सॉरी, मिनिमम इतने में भी कर लेंगे, मैक्सिमम इतने में कर, तो हम लोग को इजी है कि हम लोग रेंज बना ले, साफ पता लग रहा है कि ये दोनों तो किसी एक नहीं कर तो रहे हैं भाई, 7.2 ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, 4 और 8.5 ये भी ओवरलैप कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है भाई, ये रहा, ये 3.9 टू 7.2 और 8 टू 12.1, है ना, मेरे ख्याल से y और w है, आप लोग को क्या लग रहा है, देखो यही है जो दो ओवरलैप नहीं, मतलब इनका ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर आपका हो गया सी। शानवी क्लियर है क्या बेटा? ओके पलक ने भेजे हैं 2 क्वेश्चन ना, पलक आपने भेजे है ना, हेलो टेट्राप्लॉइड, तो 53 हेलो टेट्राप्लॉइड, ये ना क्या होता है ये वर्ड, कॉल्चिकिन करके ना एक केमिकल है जो, वीडियो कॉल कौन कर रहा है, अच्छा ये सानिया के क्वेश्चन हैं, ओके पलक तो बोलो ना, सानिया मेरे क्वेश्चन है ये, सॉरी, पलक आप क्या कह रहे थे, कौन सा कॉन्सेप्ट, ओके पहले एक बार ये सानिया ने भेजे हैं, मैं देख लूं, सानिया का क्वेश्चन है, मैं भेज देती हूँ ग्रुप पे ना, बट मैं एलो टेट्राप्लॉइड आप लोग को बता देती हूँ क्या होते हैं। सो बेसिकली ना जब हम बात कर रहे थे कि भाई स्पीशीज प्लांट्स में जो होता है ना कि आप जीनोटाइप ही डबल कर लेते हो, पॉलीप्लॉइड वाली पॉलीप्लॉइड ही है ना, आप खुद से कर सकते हो, एक केमिकल यूज करते हैं,
नाम होता है उसका, ये केमिकल हम लोग यूज करते हैं जो कि माइटोसिस के टाइम पे ना अलग नहीं करता है क्रोमैटिड्स को, और या मियोसिस के टाइम पे होमोलोगस क्रोमोसोम अलग नहीं होते, और गैमीट्स में कि आपको टू मतलब एन गैमीट बनना है तो 2n बन जाएगा गैमीट, तो दो 2n को क्रॉस कराओगे तो 4n आपका प्लांट बन जाता है। ये एलोटेट्राप्लॉइड का मतलब हो गया, एक दो वर्ड्स होते हैं एलोटेट्राप्लॉइड और ऑटोटेट्राप्लॉइड। ऑटोटेट्राप्लॉइड अगर यही चीज प्लांट खुद से कर ले, प्लांट्स एक्चुअली ऐसा करते हैं, उसे हम ऑटोटेट्राप्लॉइड बोलते हैं। अगर एलो लिखा है इसका मतलब हमने खुद ये केमिकल, मोस्टली ये केमिकल यूज किया जाता है कॉल्चिन, या फिर और भी आते हैं, बट इट इज वेरी नोन केमिकल जो यूज करते हैं फॉर दिस एलोटेट्राप्लॉइडिंग। अब मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। Plant species A has a diploid number of 12 while species B has a diploid number of 16. Which of the following would be the diploid number of an allotetraploid derived from hybrid between two species? सिंपल है, 12 प्लस वो कर लो कितना है, 12 प्लस कितने हो गए, 16 है ना, कितने हो गए 12 प्लस, हाँ जनरली हम लोग कोशिश करते हैं ये जो हम एलोटेट्राप्लॉइडी करें ये हम सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम में करें, बट ये आप कर सकते हो कुछ भी नहीं है, क्योंकि टेट्राप्लॉइड ना उसका 2n और उसका 2n, सो बेसिकली गैमीट्स जब बनेंगे ना वैसे गैमीट बनेंगे जिसमें 12 क्रोमोसोम है डिप्लॉइड, तो उसमें 6 क्रोमोसोम आएंगे, जिसमें 16 है उसमें कितने आएंगे 8। एलोटेट्राप्लॉइड में हमने कॉल्चिन केमिकल दिया, उसकी वजह से उसके होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस 1 में सेग्रीगेट नहीं हुए, जो गैमीट्स बनेंगे 2n बनेंगे गैमीट्स, ठीक है। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम या मियोसिस 2 में क्रोमैटिड जैसा भी रहता है, तो गैमीट्स जो है वो क्या बनेंगे 2n, तो उसके में 12 क्रोमोसोम है, ए वाले में कितने क्रोमोसोम रहेंगे गैमीट में 12, बी वाले में 16 रहेंगे, तो इनका जो जाइगोट बनेगा उसमें पूरे 28। और ये ऐसे नहीं, इसमें जब इवन आप अगेन ये एक्चुअली में आगे लेवल का ही है कि जब आप ये आगे जाके पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि जब ये आगे जाइगोट में भी इनका डेवलपमेंट हो रहा है तो ये डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है इन क्रोमोसोम्स का। ये रेफेनोब्रासिका, रेफेनो इज रैफिनम इज द रेडिश एंड ब्रासिका इज मस्टर्ड, उसमें साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एग्जैक्ट किया था 12 एंड 16 वाला, आई डोंट रिमेम्बर द साइंटिस्ट का नाम, बट रेफेनोब्रासिका करके है, मतलब रेडिश एंड मस्टर्ड में किया गया था ये सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमल डिफरेंस बिटवीन टू अलील्स इज रिलेटेड टू, कि भाई दो अलील में इट इज न्यूक्लियोटाइड बेटा, क्योंकि कोडोन तो 3 बेस पेयर हो गए, ठीक है। अच्छा अलील मैंने आप लोग को बताया भी था कि कोडोन 3 बेस पेयर हो गए, एक्सोन तो ऑफ कोर्स कोडिंग रीजन, इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन। याद है जब मैं बोल रही थी कि एसएनपी करके हम पढ़ रहे थे, स्निप सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मैंने कहा था कि एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है तो डिफरेंट अलील भी बन सकती है ना उससे, ये तो हमने देखा भी था कि सिकल सेल एनीमिया में पूरा चेंज हो गया। इसका आंसर अलील, अगर हम बात करें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस की वजह से भी आपकी नई अलील बन जाती है, ठीक है। ओके आपका क्या क्वेश्चन है पलक ट्विंस का? फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल ट्विंस था। देखो ट्विंस कैसे बनते हैं, ट्विंस दो तरह से बनेंगे, एक जो अभी बोला मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं पलक ने, कि ये आपका जाइगोट बन गया है, नॉर्मली जाइगोट बना है, जब जाइगोट में क्लीवेज होती है ना जो आपका 2 सेल स्टेज बनेगी यहाँ पे, 2 ब्लास्टोमेर्स जो ये आपके बन रहे हैं, अब ये 2 ब्लास्टोमेर ना दोनों अलग अलग हो जाए अगर, ठीक है, और ये दोनों ही अलग अलग अब डेवलप होने लगे, ठीक है, तो ये आपके आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं इस केस में। आइडेंटिकल ट्विंस क्यों होंगे इस केस में, क्योंकि एक ही जाइगोट था वही तो आपस में अब डिवाइड हो गया है ना, इस केस में आपके आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, अगर दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं वो इस केस में होगा। एक आपका केस होता है इसको आप आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक मतलब मोनो एक जाइगोट, ठीक है, एक से, ये हो सकता है कई बार ये फर्दर डिवाइड हो जाए 2 में, रेयर बट होता है, 3
ट्विंस हो, डिट्टो सेम हो सकता है। जाइगोट बेटा, जाइगोट है ना। हाँ, एक और केस है फ्रेटर्नल ट्विंस जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, एक जाइगोट बन गया, ठीक है, जो कि बहुत रेयर होता है फ्रेटर्नल ट्विंस में, क्योंकि हमें पता है 28 डेज में एक ओवरी से, ओ पानी वानी कुछ पीना है, तो एक ओवरी से एक एग निकलता है, और जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है या प्रेगनेंसी होती है, तो ऑफ कोर्स उसके बाद कोई एग नहीं निकलता है ना। कई बार क्या होता है, ये जाइगोट बन गया, ये अपना वो हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, एक और एग निकल गया, या कई बार एक साथ दो ओवरी से, दोनों ओवरी से एक एक एग निकल जाता है, दोनों ओवरी से आपका एक एक एग निकल गया, ठीक है, और वो दोनों ही फ्यूज हो गए। अब दो अलग स्पर्म से अगर वो फ्यूज हुए हैं, तो हो सकता है दोनों लड़कियां हो सकता है दोनों लड़के हो, एक लड़का हो एक लड़की हो, डिपेंड, बट वो मोर लाइक सिबलिंग्स की तरह ही होते हैं, जैसे दो सिबलिंग्स हैं जिनमें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का गैप है, वो भी ट्विन सिबलिंग्स की तरह ही होते हैं, बस एक साथ, ये हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई वो पैदा एक साथ हुए हैं, वूम्ब में एक साथ रहे हैं, बट सेम आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होते, ठीक है, होते वो सिबलिंग्स की तरह, क्योंकि दो अलग स्पर्म, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कितना भी गैप हो, 15 साल ले लो, है तो सिबलिंग, भाई बहन तो भाई बहन, या भाई भाई तो भाई रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना 20 साल का गैप है, जो कि होता था, अब तो खैर नहीं। मैंने सुना था मेरी दादी बताती हैं कि उन बताती थी कि उनकी मदर के बेटा हुआ था, एंड मेरी दादी के 3 4 बच्चे हो चुके थे, तो मतलब मेरे पापा के मामा, वो मेरे पापा से नहीं बट मेरी बुआ से छोटे थे, पहले तो होता ही था 20 20 साल। तो वो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, कि जो अलग, कई बार हो सकता है एक और ओवम निकल जाए, 3 अलग अलग हो जाए, बहुत कुछ होता है भाई। उसमें भी होता है कि जो जाइगोट बना, ये भी टूट गया दो में, ये दो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन गए, एक और ओवम आ गया था, वो भी आपका फ्यूज हो गया, तो 3 बच्चे बनेंगे, दो तो मोनोजाइगोटिक ट्विन होंगे, एक अलग होगा, मतलब कुछ भी केस हो सकता है, ऐसे तो कुछ भी करा लो, तो मैं नहीं करवा रही, हो जाता है भाई, ठीक है। अब सलोनी का काम है कि मुझे क्लास खत्म होते ही मैसेज करना कि मैं टेस्ट भेज दूं, टेस्ट रात के 10 बजे तक जो बच्चे सुन रहे हैं भेज दोगे मुझे, जा रहे हो तुम, ये देखो ब्रेक पे जा रहे हैं, 2 घंटे की क्लास में इतना थक जाते हैं बच्चे की, जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग, हाँ, उमरा के लिए रात के 12 बजे, 12 बजे चलेगा सबको, 12 बजे तक आज भेज दोगे, 1 अगस्त को, हैप्पी गर्लफ्रेंड्स डे पर भेज देना भाई, नहीं भाई आज ही भेजना, अच्छा, कल फ्रेंडशिप डे है संडे को, ओ, मेरा बैंड का है, मैं थोड़ी ना हूँ, मैं करनी आ रही ना, आने ही नहीं थे, भैया एग्जिट मत करना कोई, और आज तुम्हें पार्टी भी मिलेगी, तुम लोग देख लेना, ऑनलाइन पार्टी ले लेंगे इनकी, फोन उसमें चला देंगे, कौन बोल रहा है, चेंज हो गई, क्या है, 29 सितंबर ना, कोई नहीं, बता यार, बच्चे को डरा दिया यार सानिया, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, देखो मैंने नोट्स भेज दिए, मुझे मंगलवार को टेस्ट दे देना, ये वाले टेस्ट के नंबर तो मेरे पास आ ही जाएंगे, मंगलवार बायोटेक्नोलॉजी का टेस्ट है, बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आना, 40 क्वेश्चन दूंगी, आज के टेस्ट में भी 40 क्वेश्चन है, सारे कर लेना, यार आंसर की भेज दिए तुम लोगों ने, ऐसे ही किया, खुद ही निकाल लो, मैं नहीं भेज रही, मैं नहीं चेक कर रही, वो तुम लोगों ने अच्छे नहीं किए, खुद ही कर लो, मुझे मत बोलो, अच्छे नंबर अच्छे, हाँ तो आज वाले के, इसीलिए मैं तुमको गूगल फॉर्म ही दिया करूंगी। पलक क्या बोल रही है अंकिता, अच्छा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, 15 अगस्त हमारे देश में वो होता है छुट्टी, कैसे आएंगे लोग, काम तो
ठीक है, बाय बाय एवरीवन। हमारा सिलेबस करा दूंगी। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? जस्ट 2 मिनट में क्लास शुरू होगी भाई। मैं पीडीएफ चाहता हूँ, व्हाट्सएप पे भेजिए। और क्या?
हाँ भाई, लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे? आप एबसेंट थे? ऑनलाइन क्लास ली थी क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड पे आ गए थे क्या?